औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो बचे हैं संग समेट लो, फरहत इश्तियाक का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवेल। आगे पढ़ते हैं। वो सैंडविचेस, फ्रूट्स और कॉफी पर गुजारा करती कल शाम से स्टूडियो में थी। पेंट करने के लिए इसके अंदर के आर्टिस्ट की तड़प पूरी तरह बेदार थी। वो बगैर किसी वक्फे के काम कर रही थी। नैनी चूंकि इसकी इस तरह की कैफियतों से आगाह थी, आकर ये तो कह रही थी कि रात का खाना नीचे आकर खा ले, नाश्ता कर ले। जब वो मना करती तो खाना नाश्ता ऊपर ही पहुंचाए जाने की बात होती। जब वो कैनवस से नजरें उठाए बगैर इससे इनकार करती, तब वो इसके लिए सैंडविचेस, नाशपाती और फिर कॉफी बनाकर ऊपर ही ले आती। वो टी शर्ट और ट्रैक सूट के ट्राउजर में मलबूस थी। बालों को लपेटकर कैचर में जकड़ रखा था। सुबह 11 बजे फ्लोरेंस की आर्ट गैलरी, जहां इसकी तस्वीरों की नुमाइश होना थी, इसके डायरेक्टर का फोन आ गया, ये पूछने के लिए कि इसकी कितनी तस्वीर मुकम्मल हो चुकी हैं। इन्हें ये इत्मीनान दिला करके मुकर्ररा वक्त तक वो अपना काम पूरा कर लेगी, इसने चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद फोन पर गुफ्तगू खत्म की थी। कॉल खत्म करते ही इसे सिकंदर का ख्याल आया था। इसने अपनी 2 दिन की मसरूफियात बताई थी और ये कहा था आने वाले कल वो इसके साथ जहां वो कहे जाने के लिए तैयार है। इसने फौरन ही सिकंदर को कॉल मिलाई थी। हेलो लीजा, इसने फोन पर सिकंदर की मुस्कुराती हुई आवाज सुनी। इसने पहली बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली थी। कहाँ हो, क्या कर रही हो? सिकंदर ने दोस्ताना से लहजे में साथ ही मजीद पूछा। स्टूडियो में हूँ, पेंट कर रही हूँ। मैंने तुमसे पूछने के लिए फोन किया था कि हाँ, क्या मिल रहे हैं और क्या ये वो वाली कल है जिसका तुमने मुझसे वादा किया था कि एक पूरा दिन मेरे लिए होगा? मुस्कुराकर पूछती हूँ। दरवाजा खोलकर बाहर बालकनी में निकल आई। चेहरे की तरफ बिगड़ी बालों की लटों को इसने हाथों से पीछे किया था। सिकंदर इसकी बात के जवाब में धीरे से हंसा था। ठीक है, कल वही वाली कल है जिसमें तुमने मुझे पेंट करना है। तुम ये बताओ, चलना कहाँ है? तुम पेंटिंग कहाँ बनाना चाहती हो? जगह तो वो इस वक्त से सोचे बैठी थी जब सिकंदर ने पेंटिंग बनवाने पर आमादगी जाहिर की थी। टावली चलते हैं। टावली? अच्छा ठीक है, चलना कब है? सिकंदर ने फौरन इसकी बताई जगह के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे होटल से पिक कर लूंगी। ओके मुसव्विरा, कल मैं आपके डिस्पोजल पर होऊंगा। जो जगह आप तय करेंगी, जो वक्त आप मुकर्रर करें। सिकंदर के कदरे शरारती से अंदाज में कई बात के जवाब में वो खिलखिलाकर हंसी। इतने फर्मबरदार बने हुए हो, खैर तो है, वादा निभा रहा हूँ जो मैंने अपनी रमन फ्रेंड से किया था। वो भी इसके साथ हंस रहा था। तुम्हारी तबीयत कैसी है सिकंदर? तकलीफ कम हुई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितने घंटे तुम कल मुझे पेंटिंग बनाने के लिए की जगह एक ही जाविये से बिठाए रखना चाहो, मैं बैठ जाऊंगा। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए इससे कहा था। सिकंदर से बात खत्म करने के बाद वो बालकनी की में खड़ी कल का दिन प्लान करने लगी थी। वो ऑफिस देर तक रुका था। इसके जिन कामों का हर्ज होता है इन 2 दिनों में वो मुकम्मल कर चुका था। जो 1 काम मजीद इसके जिम्मे थे और इसे यहाँ पर मुकम्मल करके जाने थे, इसने आज इनका आगाज भी कर दिया था। उम्मीद थी कि मजीद 2 से 3 दिनों में वो अपने सारे काम मुकम्मल करके यहाँ से दोबारा वापसी की तैयारी करेगा। वो कल तक बैसाखी के सहारे चला था और अस्पताल में जाकर पैर की बैंडेज भी तब्दील करवा ली थी। आज वो बगैर बैसाखी के ऑफिस आया था। ठीक है, अभी इसकी चाल बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुई थी, मगर अपनी चोट के मजीद चाव चोंचले उठाने का इसका हरगिज कोई इरादा नहीं था। होटल वापस आकर कमरे ही में रात का खाना खाने के बाद अपने पैर की बैंडेज खोलते, जख्म साफ करते, दवा लगाते, बैंडेज करते, चाहे इसे जितनी मुश्किल हुई होती, जितना भी दर्द हो, इसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो कोई एहतियात नहीं कर रहा था, मगर वो जानता था कि इस लापरवाही और बद एहतियाती के बावजूद भी वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। वो चाहे जितना भी बीमार हो जाता, चाहे इसके कितने भी खतरनाक चोटें लग जाती, वो
हमेशा ठीक हो जाता था। वो वाकई बहुत ढीठ था, उसे कुछ भी नहीं होता। वो जानता था वो अब की बार भी मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा, चाहे वो जख्म की सिरे से बैंडेज करना ही क्यों ना छोड़ दे। इसके जितना ढीठ और सख्त जान भी शायद ही कोई दूसरा होगा। बैंडेज करने के दौरान बजाय दर्द और तकलीफ महसूस करने के वो तलखे से मुस्कुराता खुद अपने आप पर हंस रहा था। लीजा ने सुबह 8:30 बजे तक निकलने के लिए कहा था। 8:15 के करीब जाने के लिए तैयार हो जाने बाद निकल आया था। इसका रुख अपने होटल से नजदीक एक बार की जानिब था। वो बार में आ गया था। वहां जल्दी जल्दी नाश्ता करते रोमन मर्द और औरतों को अपने अपने काम पर पहुंचने की उजलत थी। वो काउंटर के सामने आ गया। काउंटर की दूसरी तरफ बूढ़े इटालियन खड़े बारटेंडर से इसने अपने लिए रोमनो ही की तरह कॉफी और डोनट्स ऑर्डर करना था। वो लीजा से कितनी इटालियन सीख पाया था, आज इसका इम्तिहान था। बारटेंडर ने बॉन बोरिनो कहकर मुस्कुराते हुए से कहा, क्या चाहिए? कॉफी कैसी चाहिए? ये ऑर्डर इसने आसानी से टूटे फूटे लफ्जों में कर दिया। वहां डोनट्स के लिए इसे इशारों की जबान से काम लेना पड़ा था। इसकी क्या कीमत है, ये कितने का है, कितने पैसे अदा करने, इसके लिए लीजा क्या बोलती थी वो इसने बहुत गौर से सुन रखा था। इसने खुद एतमादी से बारटेंडर से कॉस्टा क्वांटो पूछा था। दिल ही दिल में खुद को शाबाशी भी दी थी। वो इटली में अपना नाश्ता टूटी फूटी से इटालियन में ऑर्डर करने के काबिल हो गया था और इस बात पर बचकानी सी खुशी महसूस करने पर खुद पर हंसा भी था। खालिस रोमनो की तरह काउंटर के सामने स्टूल पर अपनी कॉफी और डोनट लेकर बैठ गया था। अभी इसने डोनट हाथ में उठाए ताकि इसके मोबाइल पर लीजा की कॉल आ गई। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, मैं घर से निकल गई हूँ, 10 मिनट में तुम्हारे होटल में होंगी, इसने बताया था। होटल से जरा आगे चली आना, इसने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जब तुम रोम में हो तो रोमियो की तरह रहो कि मकबूले पर अमल करते हुए तुम रोमन्स की तरह बार में बैठकर नाश्ता कर रहा हूँ। मुस्कुराकर खुश दिली से बोला। वेरी इंटरेस्टिंग, लीजा ने खुश होकर कहा। मैंने खुद अपने लिए नाश्ता ऑर्डर किया, वो भी इटालियन में। क्या तुम्हें यकीन आ रहा है? खुद को शाबाशी देने के बाद जैसे इसे अब लीजा से भी इस कारनामे पर तारीफ वसूल करना थी। मुकम्मल जुमले नहीं बोल सका मगर टूटे फूटे लफ्जों में मैंने बारटेंडर को अपनी बात समझा ही दी। वो हंसकर अपना कारनामा बयान कर रहा था। ये वाकई काबिल तारीफ बात है। मैं आपकी इस जहानत पर आपसे बुरी तरह इंप्रेस हो गई हूँ। सेनोर सिकंदर, लीजा जैसे इसकी बात का लुत्फ लेते हुए हंसी थी। ओके, तुम अपना नाश्ता खत्म करो, इतनी देर में मैं पहुंच रही हूँ। बहुत सुकून से बैठकर इसने कॉफी और डोनट को एंजॉय किया। इसके बाद वो बाहर के दरवाजे से बाहर आकर खड़ा हो गया। इसी लीजा की गाड़ी आती दिखाई दी तो इसने दूर से हाथ हिलाकर इसे अपनी मौजूदगी से आगाह किया। लीजा ने गाड़ी के पास इसके पास लाकर रोकी। इसने ब्राउन सफारी पैंट के साथ ग्रीन कलर का ढीला ढाला टॉप पहन रखा था। बालों की पूनी बना रखी थी। वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी, स्टाइलिश लग रही थी, रोमन लग रही थी। आज इसने भी अपने हुलिये पर जरा ज्यादा ध्यान दिया था कि आज लीजा ने इसे पेंट करना था, वरना आज कौन सा ऑफिस जाना है सोचकर शायद इसने शेव भी नहीं करना था। लीजा इसे बगैर बैसाखी के देखकर कुछ हैरत और कुछ गुस्से से चिल्लाई थी। तुम्हारी बैसाखी कहाँ है? वो उससे और फिक्रमंदी से गाड़ी से उतर आई और इसके सामने आ खड़ी हुई। लीजा, मेरी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है, फिर मैं बेकार में इसे लेकर चलने का क्या फायदा करता? इससे मुझे उलझन ही हो रही थी। वो इसके गुस्से और खफगी से डरकर कदरे मुदाफियाना अंदाज में बोला। दिखाओ जरा मुझे अपनी चोट, जरा मुझे भी तो पता चले तुम्हारी चोट कितनी ठीक हो गई है। वो दोनों हाथ कमर पर रखकर पक्की लड़ाका औरतों वाले अंदाज में बोली। अगर इस तरह से लड़ोगी, चीखो चिल्लाओगी तो मैं पेंटिंग नहीं बनवा रहा। इसकी सुई एक ही जगह पर अटकी देखकर इसने झट धमकी दी थी। होटल में चल कर ले लो सिकंदर प्लीज, तुम्हें चलने फिरने में एहतियात की जरूरत है। वो इस बार नरमी और दोस्ताना अंदाज में बोली थी। मैं नहीं ले रहा, तुमने चलना है तो ऐसे ही चलो, बहुत नखरे उठा लिए मैंने अपनी चोटों के। वो लापरवाही से बोलता गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। लीजा बाहर गाड़ी से खड़ी उसे घूर कर देख रही थी। अब चलो भी मुसवरा, मुझे घूरने का शौक तो रास्ते में भी पूरा किया जा सकता है। इसे खुद एहसास हुआ था कि इसके बोलने का लापरवाह अंदाज, इसकी टोन, इसके अल्फाज बहुत हद तक लीजा जैसे थे। इतने दिनों से हर रोज उसके साथ मिलने और वक्त गुजारने के बाद वो शायद कुछ कुछ उसके जैसा होता जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए लीजा के गुस्से से भरे चेहरे को देख रहा था। लीजा हार मानती गाड़ी में आकर बैठ गई। बहुत जिद्दी हो तुम, जो सोच लेते हो करते हो, चाहे तुम्हें जितना भी कायल करने की कोशिश कर ली जाए। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो खफकी से बोली। बुरी नींद है मुझे, तुम डॉक्टर के पास भी नहीं गए होंगे और मेडिसिन लेना भी छोड़ती होगी। यार ये एक्सीडेंट बहुत हो गया, अब मैं बोर हो गया हूँ इसी एक टॉपिक से, प्लीज कोई और बात करो। लीजा ने उसे घूरा। वो जवाबन चुप हो गई। वो अब खामोशी से ड्राइव कर रही थी। तुम पता है मैंने कितनी इटालियन सीख ली? इसके खफा खफा से चेहरे को देखते हुए इसने मुस्कुराकर पूछा। वो इसे बोलने और हंसने पर उकसा रहा था। लीजा ने सिर्फ सवालिया निगाहों से उसे देखा, बोली कुछ नहीं। अब मैंने सोचना भी इटालियन में शुरू कर दिया है। अभी बार के पास जब तुम गाड़ी लाकर रोक रही थी तब तुम्हें देखते के साथ ही मैंने पता है इटालियन में क्या अल्फाज सोचा था। लीजा ने जबान से क्या सोचा था?
अब भी नहीं पूछा था, सिर्फ सिवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। बेला, वो कोशिश करके इटालियन लहजे में बोला था बेला। इटालियन में खूबसूरत और हसीन को कहते हैं, इतना तो सीख ही चुका था। इसके अंदाजे के एन मुताबिक वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वह तेज हो तुम सेनूर सिकंदर, तुम्हें पता है लड़कियों को किस तरह खुश किया जा सकता है। वो जवाबन मुस्कुरा दिया था। खैर खूबसूरत तो मैं हूँ ये मुझे पता है, वो फौरन ही मगरूराना अंदाज से बोली थी। शुक्र था इसकी कोशिश कामयाब रही थी। अब मौजूद गुफ्तगू इसकी चोटें, दवाई और वैसाखी नहीं रही थी। हम टाइवलीज क्यों जा रहे हैं? कुछ देर के बाद इसने तेज रफ्तारी से ड्राइव करती लीजा की तरफ देखकर पूछा, क्या हो गया सेनूर सिकंदर? तुम्हारी पेंटिंग बनाने और किस लिए? वो जैसे इसके सवाल पे हैरान हुई थी। वो तो मुझे पता है, मेरा मतलब है टाइवलीज क्यों जा रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं? सवाल अच्छा है, वो इसके सवाल पर मुस्कुराकर बोली। एक पल रुक के जैसे इसने अपनी सोचों को यकजा किया। मेरा दिल चाह रहा था मैं विलाडीस्टी के किसी खूबसूरत से फवारे के सामने तुम्हें बिठाकर वहां तुम्हारी पेंटिंग बनाऊं। मेरी पेंटिंग का मरकज तुम हो और तुम्हारे बैकग्राउंड में 16वीं सदी का कोई बेमिसाल आर्किटेक्चर रखता फवारा और इससे गिरता पानी हो। पानी में जैसी गहराई, जैसी ताकत और जैसा सार होता है, वैसी मुझे गहराई, वही ताकत और वही सारियत तुम्हारी आंखों में भी नजर आती है। मुझे सोचने ही से ये मंजर बहुत इंस्पायर करता है, फैसिनेट करता है। वो एक नजर इसकी तरफ देखते हुए बहुत सच्चाई से बोल रही थी। मुझे तुम्हारी आंखों में इतने सारे तासुर नजर आते हैं, उदासी, दर्द, ताकत, गहराई, पुरस्कारियत, जैसे ये आंखें अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठी हैं। मैं पानी को तुम्हारी आंखों के साथ एक सिंबल के तौर पे दिखाना चाहती हूँ। दोनों में गहराई, दोनों में इसरार। इस तरह बोलते हुए तुम पक्की पक्की मुसव्वरा लग रही हो। तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों से मैं मरूब हो रहा हूँ सेनोरिना। लीजा की संजीदगी के जवाब में वो हंसा। लीजा ने इसे इन नजरों से देखा था जैसे इससे बराह रास्त कुछ पूछना चाहती हो, मगर इसने सिकंदर की आंखों का वो तंबही तासुर फौरन पढ़ लिया था कि वो इससे इसकी जात और जाती जिंदगी के बारे में कुछ भी ना पूछे। वो चुप हो गई थी। कुछ देर वो दोनों खामोश रहे। तुम्हारी नैनी कैसी है? कुछ देर बाद इसने गुफ्तगू के लिए मौजू तलाश किया। ठीक है, तुम्हें दुआ प्यार कहलवाया है उन्होंने, और ये भी कहा है कि तुम होटल वापस जाने के बाद से हमारे घर आए क्यों नहीं हो। और हमारा आज जाने का मकसद को कि तुम्हारी पेंटिंग बनाना है, मगर नैनी ने हमें इसमें पिकनिक का मजा फराम करने के लिए बड़ी जबरदस्त पिकनिक बास्केट तैयार करके दी है। टाइवली में जब लंच करेंगे तब तुम देखना नैनी ने कितने मजे मजे की चीजें हमारे खाने के लिए तैयार करके भेजी हैं। इसने सिकंदर के किसी रवैये की वजह से कुछ महसूस किया। ये तासुर दिए बगैर वो मुस्कुराकर बोली। बातें करते हल्की आवाज में म्यूजिक सुनते लीजा की पास ड्राइविंग के सबब वो रूम से बाहर इस खूबसूरत और पुरफिजा हिल टाउन जल्द पहुंच गए थे। पहाड़ी इलाका होने के सबब टाइवली का मौसम, वहां के आबो हवा रोम से ज्यादा खुशगवार और पुरफिजा था। यूं ही तो नहीं, टाइवली 16वीं सदी से रोमनों की पसंदीदा रिजॉर्ट रही। रोमन बादशाहों के महलात के साथ बनाए गए ये गार्डन्स पूरे इटली में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे मुनफरिद गार्डन माने जाते हैं। नूरबंदी, कारीगरी, महारत, खूबसूरती और सुनकर शकार, आर्किटेक्ट्स की महारत का मुंह बोलता सबूत, ये बागात और 500 फवारे देखने वालों को मबहूत कर दिया करते थे। इन फवारों की तख्लीक में 16वीं सदी के आर्किटेक्ट संग तराश और मुजस्मो साजों की बेमिसाल महारत और हुनरमंदी छलकती थी। रोम में सयाहों के शोर, हंगामे, गहमा गहमी और रज से दूर ये एक खामोश और पुरफिजा हिल टाउन था। वो दोनों गाड़ी से उतर रहे थे। लीजा गाड़ी की पिछली सीट से सामान निकालने लगी। इसने पिकनिक बास्केट निकाल कर उसे पकड़ाई थी। अब वो अपना कैनवस, ईजल और रंग वगैरह निकाल रही थी। इसका ईजल और पैलेट्स वगैरह सब कुछ पोर्टेबल था। रंग, ब्रशेस, कैनवस, पेंटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली तमाम चीजें बड़ी आसानी से फोल्ड होकर इसके ईजल के मुख्तलिफ खानों में समाई होती थी। एक ही जगह समाई तमाम चीजों को बआसानी ले जाकर चला जा सकता था। ये सारा सामान वो अपने साथ आउटडोर पेंटिंग के लिए रखा करती थी। पेंटिंग बना लेने के बाद इसकी रंगों से गीली पेंटिंग को बाहिफाजत रखने के लिए बड़ा महफूज खाना भी ईजल में मौजूद था। इस वक्त से लेकर शाम तक जितना काम हो सकेगा करूंगी। मेरी कोशिश है कि पेंटिंग के खतोखाल आउटडोर में वाजे कर लूं, बाकी फिर फिनिशिंग का काम तो स्टूडियो में भी हो सकता है। अंदर दाखिल होते हुए वो उससे बोली थी, सुबह से शाम तक लगकर भी पेंटिंग मुकम्मल नहीं होगी। वो पिकनिक बास्केट और एक दूसरा बैग जिसमें लीजा खुदा जाने क्या भर लाई थी लेकर चल रहा था, जबकि लीजा के हाथ में अपना पोर्टेबल ईजल था और कंधे पर बैग था। पेंटिंग को क्या बच्चों का खेल समझ रखा है सेनोर सिकंदर? लीजा ने उसे घूरा। ओके सॉरी, एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा काम है, और वो भी आउटडोर पेंटिंग बनाना, और वो भी इतने मुश्किल बंदे की। तुम्हारी आंखों के तमाम तासुर में कैनवस पर उतार पाई तो समझूंगी मैं एक कामयाब आर्टिस्ट हूँ। इसकी बात काटकर लीजा ने फौरन टुकड़ा जोड़ा था। वो
मुस्कुरा दिया। तुम्हें पता है सेनोर सिकंदर, तुम बहुत हैंडसम हो, मालूम नहीं क्यों मगर हर बार तुम्हें देखकर अपालो का ख्याल आता है। वो संजीदा सी कह रही थी मगर वो भी अख्तियार कहकर लगाकर हंस पड़ा। ये जवाबी तारीफ इसलिए हो रही है कि अभी रास्ते में आते हुए मैंने तुम्हारे लिए लफ्ज बेला खूबसूरत बोला था। नहीं, मैं सच्चे दिल से तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ और ज्यादा बनो मत। तुम्हें ये बात खुद भी बहुत अच्छी तरह पता है। सुबह से शाम तक कितनी औरतें लड़कियां तुम्हारी तारीफ करती होंगी, तुम पर फिदा होती होंगी कि तुम्हें पता नहीं चलता। नहीं, मुझे ये बात अभी अभी लीजा महमूद ने कही, तब जिंदगी में पहली बार इस बात का यकीन आया है। बहुत सर्द लहजे में कही सिकंदर की इस बात में सच्चाई थी, जस था। इसने सिकंदर की आंखों में देखा, इसे इसकी आंखें सच बोलती हुई लगी, जैसे वो अंदर बाहर जाहिर और छुपी हर बात इन आंखों को पढ़ सकती थी। ऐसा लगा लम्हा भर के लिए इन आंखों में आया वो ताज्जुब लम्हे भर में ही कहीं फिर से छुपा लिया गया था। वो अपने लहजे की सच्चाई और संजीदगी का फौरन ही गैर संजीदगी और मिजाह के रंग में डालकर दिफा कर लिया करता था। मैं हैंडसम और खूबसूरत हूँ, तभी तो मशहूर मुसव्विरा लीजा महमूद के मॉडल के तौर पर मुंतखब किया गया हूँ। ऐसे रस्सों को तो वो पेंट करती भी नहीं होगी। वो जवाबन होले से मुस्कुराकर चुप रही। तुम कैसे लग रहे हो? बिलादीस टकैये का बागात और फफारे, ये सब तुम्हें कैसे लग रहे हैं? अंदर आने के बाद वो दोनों पत्थरों से बने खूबसूरत रास्ते पर चल रहे थे, जिसकी एक तरफ सब्जा ही सब्जा और दूसरी तरफ छोटे छोटे 100 फवारे थे, एक दूसरे के साथ मुंसलिक ऊपर नीचे 3 कतार में बने फवारों के दरमियान में भी सब्जा था और इस सब्जे के साथ थोड़े थोड़े फासले पर लिलीज और काप की अशकाल आर्किटेक्ट्स ने पत्थरों से तराश कर बनाई थी। इन जानवरों और फूलों के मुंह से पानी बड़े बड़े अंदाज में गिर रहा था। ऊपर वाली कतार से पानी नीचे वाली कतार में लगे फवारों पर गिर रहा था, फिर इसने नीचे वाली कतार में और फिर वहां से ये सारा पानी एक खूबसूरत से नाले में जाकर गिर रहा था। बहुत से सैयाह वहां खड़े होकर और मुख्तलिफ अंदाज में बैठकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे। इनके बीच खामोशी जब ज्यादा तवील होने लगी तो इसने सिकंदर को मुखातिब किया था। वो इसके साथ चलता इनके दाएं तरफ मौजूद इन सोफावर और वहां मौजूद सैयाहों की तवज्जो से देख रहा था। इसके सवाल पर इसने गर्दन घुमाकर उसे देखा। तुम्हारे रोमा की तरह तुम्हारा टाइवली भी बहुत खूबसूरत है लीजा। इस कदर सब्जा और इस कदर हरियाली, जिस तरफ निगाह उठाओ सब्जा इर्द गिर्द हर तरफ दिखाई देता। सरसब्ज पहाड़ नजर आ रहे हैं और अपनी तरफ निगाहें दौड़ाओ तो रोमन आर्किटेक्चर का शाहकार, ये बागात, ये फवारे और आबशार। ऐसा लग रहा है हम 15वीं सदी के रोमन दौर में चले गए हैं। मुझे भी यहाँ आकर हमेशा यही लगता है कि मैं रोमन दौर में चली गई हूँ। वो दोनों मजबूत पत्थरों से बने ऊंचे नीचे रास्ते पर जो कहीं किसी ढलान में उतरता लग रहा था चल रहे थे। वहां इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने पर बागात, इनमें बने फवारे, आबशार, खूबसूरत दाखिली रास्तों वाले गार कहीं ढलान की तरफ जाते नजर आ रहे थे और कहीं चढ़ाई की तरफ। गोया कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप ढलान की तरफ जा रहे हैं और कभी ऊपर चढ़ाई की तरफ। वो एक आर्टिस्ट की निगाहों से अतराफ में देखती इस मुनासिब तरीन जगह की तलाश में थी जिसे इसकी पेंटिंग का बैकग्राउंड बनना था। हम रास्ते में इतने सारे खूबसूरत फवारे छोड़ आए हैं। तुमने इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया क्या? किसी खास जगह की तलाश है तुम्हें? फवारे तो मुझे बहुत सारे अच्छे लगे हैं मगर वहां सैयाहों का हजूम था। जहां ज्यादा लोग आ जा रहे होते हैं वहां सुकून से पेंटिंग करना मुश्किल हो जाता है। लोग बिला वजह झांक कर देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं और फिर इस पर आप अपने कमेंट्स देने का उन्हें बहुत शौक होता है। एक लैंडस्केप आर्टिस्ट के तौर पर ये चीजें मैं बहुत मर्तबा फेस कर चुकी हूँ। इस दखल अंदाजी में खौफ में खवा वक्त ज़ाया हो जाता है, जबकि मेरे पास आज ज़ाया करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है ना? इसने मुस्कुराकर कहते हुए सवालिया निगाहें उठाकर सिकंदर को देखा। अगर आज तुम्हारी बात के मुताबिक काम पूरा हो गया तो हम दोबारा भी आ जाएंगे। अगर काम पूरा ना हो सका तो सेनोरिना जो वादा किया है इसे निभाना तो है। वो लीजा की सवालिया निगाहों के जवाब में मुस्कुराकर बोला था। वो दोनों चलते चलते बहुत दूर आ चुके थे। कई ढलानी रास्तों से गुजरते, कई चढ़ाइयों से पर से चढ़ते वो दोनों अब बागात में ऐसी जगह पर थे जहां फिलहाल इन दोनों के सिवा और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वहां खामोशी और सुकून था और इस खामोशी और सुकून को सिर्फ सामने नजर आते बुलंद बाला
खूबसूरत फव्वारे से गिरते पानी की आवाज तोड़ रही थी। इनके बिल्कुल सामने एक बेजवी शक्ल का फव्वारा था, इसके पीछे पहाड़ और सब्जा नजर आ रहा था। बेजवी शक्ल के इस फव्वारे का पानी बहुत ऊपर तक जा रहा था। इतना ऊपर जाने के बाद जब ये पानी नीचे गिर रहा था तो ये आबशार किसी शक्ल इख्तियार कर रहा था। ये इसकी पेंटिंग बनाने के लिए आइडिया जगह थी जिसकी इसे तलाश थी। ये जगह परफेक्ट है, हम यहाँ पेंटिंग बनाएंगे। वो रुक गई थी। इसे रुकता देखकर सिकंदर भी रुक गया था। वाकई अपने कहे लफ्जों के मुताबिक खुद को इसकी मंशा पर छोड़े हुए था। तुम यहाँ बैठ जाओ सिकंदर, मुझे यहाँ पानी की वो पुरस्कारियत और ताकत नजर आ रही है जो मुझे अपनी पेंटिंग में पेश करनी है। इसने पोल के आगे बनी चौड़ी सी दीवार की तरफ इशारा किया। जो आपका हुक्म मुसव्विरा। वो मुस्कुराकर कहते हुए फौरन ही सामने दीवार पर जाकर बैठ गया। पोल की दीवार इतनी चौड़ी थी कि वो आराम से उस पर बैठ सके। पिकनिक बास्केट और इसका बैग सिकंदर ने एक तरफ रख दिया था। बड़ी महारत और तेज रफ्तारी से इसने अपना पोर्टेबल ईजल खोला, इस पर कैनवस को सेट किया, रंगों और ब्रशेस का खाना खोलकर फोल्ड हुई प्लेट बाहर निकाली। चंद मिनटों में इस काम से फारिग होने के बाद रंगों को मिक्स करने से पहले इसने बैग में से अपना कैमरा बाहर निकाला। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स वाला जदीद मॉडल का कैमरा जो कोई भी लैंडस्केप बनाते वक्त हमेशा इसके साथ रहा करता था। इस पेंटिंग पर जब स्टूडियो में काम करूंगी तब मुझे इस नेचुरल तासुर को लाने के लिए इन तस्वीरों की जरूरत पड़ेगी। मुझे सुबह की इस रोशनी में तुम्हारी पेंटिंग बनानी है। मेरी पेंटिंग में लाइट मेरे सब्जेक्ट और मेरे बैकग्राउंड में कहाँ, किस जगह और किस तरफ से पड़नी चाहिए, इसके लिए मुझे सुबह के वक्त खींची इन तस्वीरों से मदद लेनी पड़ेगी। अभी फिर जैसे जैसे दोपहर और शाम होगी तो फिर रोशनी तुम पर और बैकग्राउंड पर किसी और अंदाज में पड़ने लगेगी, जबकि मुझे अपनी पेंटिंग में सनलाइट ऐसी ही दिखानी है जैसी अभी है। मुझे तो ये बातें समझ में आती नहीं है मुसफ्फिरा, जो तुम मुनासिब समझो। वो जवाबन मुस्कुराकर बोला। वो पहले बैकग्राउंड की तस्वीरें खींच रही थी। इसने कई तस्वीर हजार जाविये से फव्वारों और आसपास की जगहों की खींच ली थी। अब मुझे तुम्हारी तस्वीर खींचनी है। बस ऐसे सीधे बैठ जाओ, मेरी तरफ मत देखो, थोड़ा सा दाएं तरफ, जैसे किसी सोच में खोए हो, अपने इर्द गिर्द से बेनियाज से हो। तस्वीर खींचने के लिए कैमरा हाथ में लिए वो सिकंदर को हिदायत दे रही थी। हाथों के इस्तेमाल के साथ सिकंदर ने इसकी हिदायत पर अमल किया था, मगर वो मुतमईन नहीं हुई थी। इतना ज्यादा दाएं तरफ गर्दन मत करो, बस थोड़ा सा, बहुत हल्का सा। इससे सिकंदर की थोड़ी पर हाथ रखकर इसके चेहरे को हल्का सदा जैनत किया। चेहरे को थोड़ा सा नीचे किया। इसके एक हाथ को दीवार पर रखा और दूसरे हाथ को पकड़कर सोचने लगी कि किस तरह रखना चाहिए कि खूबसूरत लगे। तब एकदम इसे एहसास हुआ सिकंदर इसे बेहद खामोशी से बगौर देख रहा है। क्या हुआ? इसने हैरानी से पूछा। वो जैसे इसे देखता हुआ किसी गहरी सोच में खोया था। इसके सवाल पर चौककर सीधा हुआ, जैसे एकदम किसी ख्याल से जागा हो। कुछ नहीं। एक गहरी सांस लेकर वो संजीदगी से बोला, फिर भी बताओ ना। वो बजिद हुई। हैरान हो रहा हूँ अपने आप पर। जुलाई की सुबह मैं यहाँ टिवोली में एक रोमन आर्टिस्ट से अपनी तस्वीर बना रहा हूँ, वो भी अपनी खुशी और अपनी मर्जी से। जैसे जिंदगी में इससे अहम और इससे संजीदा काम कोई भी हो नहीं सकता। इसके लहजे में वाकई हैरानी थी, जैसे इस खुद पर यकीन ना रहा हो। सिकंदर का हाथ अभी भी इसके हाथ में था। सच पूछो तो हैरान मैं भी हूँ। तुम्हारे वादा कर लेने के बावजूद मुझे लग रहा था तुम लास्ट मूवमेंट्स पर बेनियाज़ खुद पसंदी का तासुर लिया कोई भी बहाना बनाकर मुझे इनकार कर दोगे। वो संजीदगी से अपने दिल की बात जबान पर लाई और सिकंदर जवाब में कहकर लगाकर हंस पड़ा था। बातों बातों में तुम मेरी बुराई करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। एक पल वो इतना करीब लगता था जैसे बस अब इस पर खुल जाएगा, और अगले पल फिर इतना ही दूर, इतना ही नाकाबिले रसाई। तस्वीरें खींचो मुसव्विरा, फिर तुमने भी पेंटिंग भी बनानी है। बातें करने में तुम्हारी ये सुबह की रोशनी तुम्हें चाहिए रुखसत हो जाएगी। इसे पता था सिकंदर ने फिर से खुद पर लापरवाही और बेनियाजी का खोल चढ़ा लिया है, जैसे वो इस पर और सारी दुनिया पर ये साबित कर देना चाहता है कि वो इतना मजबूत है कि इसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने बिना कुछ कहे सर अस्पात में हिलाया और करीब से और दूर से हर जाविये से सिकंदर की तस्वीरें खींचने लगी। कई तस्वीर खींचने के बाद वो ईजल के सामने आ गई थी। जब तुम बैठे बैठे थकने लगो तो मुझे बता देना। वैसे मेरा इरादा ये है कि हम हर 1 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक लेंगे ताकि तुम कमर सीधी कर सको। काम करने के दौरान इसने खामोशी से बैठे सिकंदर से कहा, मैं नहीं थक रहा, तुम आराम से अपना काम करो। इसने इसे इत्मीनान दिलाया। बजाय 1 घंटे के उन्होंने पहला वक्फा 2.5 घंटों बाद लिया था। वो भी इसने कहा था कि अब ब्रेक लेते हैं। तब सिकंदर तो किसी थकावट का इजहार कर ही नहीं रहा था। बस अब ब्रेक ले लेते हैं। 2.5 घंटे एक ही तरह बैठे बैठे तुम्हारी कमर अकड़ गई होगी। वो प्लेट और ब्रश खुले खाने में रखते हुए बोली, मैं नहीं थका लीजा, तुम्हें काम करना है तो और कर लो, तुम वाकई थकते नहीं हो क्या? वो हैरानी से बोली और दीवार पर सिकंदर के पास आकर बैठ गई। वो जवाबन यूं मुस्कुराया था जैसे इतनी मामूली चीजों से वो थक नहीं सकता। वो मुतासिर निगाहों से उसे देखने लगी। पता है सिकंदर, तुम मुझे बहुत स्ट्रांग लगते हो। लगते क्या हो? तुम हो बहुत बहादुर। जितना सीरियस तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तुम्हारी जगह कोई और होता तो कितना घबरा गया होता। जबकि तुम हंस रहे थे। तुमसे ज्यादा परेशान तो मैं थी। एक भरपूर मर्द का जो तस्वुर होता है ना, निडर, बहादुर, दलेर,
वो सब तुम हो। मैंने पानी को अपने बैकग्राउंड के तौर पर लिया है, इसलिए कि पानी में तुम्हारी जैसी पुरस्कारियत तो है, साथ ही पानी ताकत का सिंबल भी है ना। इसकी संजीदगी और सच्चाई से की बात के जवाब में सिकंदर हंसा था। बहादुर और दलेर से मिलते जुलते दो लफ्ज सख्त जान और जीत भी होते हैं। हंसकर बोलता वो दीवार से उठा था। वो हैरत से बैठी उसे देख रही थी। सिकंदर की इसकी तरफ खुश्ती वो दोनों दाएं बाएं फैलाकर अपने जिस्म का तनाव कम कर रहा था। क्या वो खुद से नाराज था? क्या वो खुद को सजा दिया करता था? वो खुद से नाराज था या दुनिया से? क्या जिंदगी ने इसे इतनी दुख दी थी कि वो जिंदगी से नफरत में मुब्तला हो गया था? वो सिर्फ सोच रही थी इन सवालों के बारे में। सिकंदर ने मुड़कर उसे देखा। ब्रेक लिया ही है तो कुछ खिला पिला ही दो। ये बास्केट तुम्हारी यकीनन नैनी ने सजाने के लिए तो हरगिज नहीं दी होगी। वो हंसकर बोला। वो खामोशी से सर हिलाकर दीवार पर से उठी थी। इसने बैग में फोल्ड हुआ कोल्ड नुमा एक मैट बाहर निकाला। वो फोल्ड करने के बाद एक हैंड बैग जैसा बन जाता था। सामने की तरफ बटन थे। इसने बटन खोलकर तहीं खोली और सामने घास पर दरख्तों की छांव में बिछाने के लिए आ गई। इसके पीछे पीछे सिकंदर भी बास्केट उठाकर वहां आ गया था। वहां अभी भी सिर्फ वो दोनों ही थे। कोई सैया नजर नहीं आ रहा था। सिकंदर ने गालिब चुनुमा डंडा का दूसरा कोना पकड़कर इसके हाथ से उसे भिजवाया। वो इस पर बैठ गया था। वो भी वहां बैठकर बास्केट खोलने लगी थी। कुछ चीजें नैनी ने रात में बना ली थी, कुछ उन्होंने सुबह उठकर तैयार की थी। बावजूद उसके मना करने के वो लोग किसी भी रेस्टोरेंट में खा पी लेंगे। मुख्तलिफ बॉक्स बोलते हुए नैनी को खुद से मोहब्बत पर मुस्कुरा रही थी। एक बॉक्स में मशरूम पास्ता था, एक में भाप में पक्की चिकन लेग्स, एक में चीज सैंडविचेस, एक में नैनी का खुद बेक किया फ्रूट केक और ब्राउनी, साथ में जूस के कैन और थर्मोस में चाय। इसने पेपर प्लेट सिकंदर के हाथ में पकड़ाई थी। मजा आ गया, ये तो वाकई पिकनिक हो गई। सिकंदर अपनी प्लेट में पास्ता डालते हुए बोला था। यहाँ की ज्यादातर जगहें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी आलमी विरसा करार दी जा चुकी है, इसलिए आज यहाँ पेंटिंग बनाने और इस तरह बैठकर खाने पीने के लिए मैं खास तौर पर इजाजतनामा लेकर आई हूँ कि कहीं किसी को कोई एतराज ना हो जाए। यहाँ आर्टिस्टों की बहुत कदर की जाती है, इसलिए मुझे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे एक हफ्ते के लिए इजाजत मिल गई है कि यहाँ जो दिल चाहे पेंटिंग बनाओ। इसने अपनी प्लेट में चिकन लेग डालते हुए सिकंदर को बताया। ये जगह इतनी अच्छी लग रही है लीजा, कितना सुकून है यहाँ। पता है हम चलते चलते कितनी दूर आ गए हैं। समझो हम विला दी ईस्टी से बाहर आ चुके हैं, तभी यहाँ हमें फॉरेस्ट नजर नहीं आ रहे। सिकंदर की बात के जवाब में वो बोली, साथ ही इसकी प्लेट में चिकन लेग रखा था। आधे घंटे बाद वो दोनों सब समेट कर वापस अपनी पेंटिंग बनाने की जगह पर थे। अब तुम बगैर रुके 3-4 घंटे काम करो, मैं कोई थक वक्त नहीं रहा। इतनी जल्दी जल्दी ब्रेक लेते रहे तो तुम्हारा काम पूरा नहीं हो सकेगा। वो पैलेट और ब्रश हाथ में उठा रही थी, तब सिकंदर इससे बोला था। इसने सर हाथ में हिलाया था। इन्हीं की तरह का खामोशी और सुकून का मतलाशी एक जोड़ा वहां से गुजरा। चलते चलते वो दोनों इसके पास आकर रुक गए थे। वो इसकी पेंटिंग को शौक और दिलचस्पी से देख रहे थे। शौहर इटालियन में से इसकी पेंटिंग की तारीफ कर रहा था और बीवी से अपने मियाँ को नजरअंदाज किए बगैर सामने बैठे सिकंदर को देख रही थी। चंद मिनटों के बाद वो दोनों मियाँ भी वहां से आगे बढ़ गए। तब सिकंदर ने इससे पूछा, क्या फरमा रहे थे ये साहब? मेरे आर्ट को सराह रहे थे। वैसे इनकी मिसेज मेरी पेंटिंग को नहीं बल्कि मेरे मॉडल को सराह रही थी। वो कहते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। सिकंदर जवाबन मध्यम सा मुस्कुराए। एक इतनी हसीन औरत अपने मियाँ की बगल में खड़ी तुम्हें सराह रही थी, तुम पर नजरें जमाए खड़ी थी। कम से कम थोड़ा तो खुश हो लो। मेरे खुश होने के लिए बात काफी है कि मुझे पेंट करने के लिए बतौर अपना मॉडल मशहूर मारूफ मुसव्विरा लीजा महमूद ने मुंतखब किया है मुझे, जो सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कदर की निगाह से देखी जाती है। इसके अलावा किसी और की तारीफ से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो इससे बात करने के दौरान भी अपने बैठने की पोजीशन और अपने चेहरे का रुख वैसे ही रखे हुए था जैसा पेंटिंग बनाने के लिए इसने सिकंदर का करवाया था। इस बार बगैर किसी वक्फे के उसने शाम के 4 बजे तक काम किया था। अब इसकी तस्वीर के खतो खाल वाजे थे। इसने सिकंदर से ब्रेक लेने के लिए कहा तो वो उठकर इसके पास आ गया। माय गॉड लीजा, तुमने तो वाकई मुझे बहुत खूबसूरत पेंट किया है। सचमुच ये मैं हूँ? वो मजाली अंदाज में बोल रहा था। खौर मैं खवा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें पता है तुम्हें पेंट करने का काम मैं बहुत दिल से कर रही हूँ और अपनी इस तस्वीर से मैं बहुत मुतमईन हूँ अभी तक। इंशाल्लाह एग्जीबिशन में ये मेरी सबसे बेहतरीन तस्वीर होगी। वो तस्वीर पर नजर जमाए बोल रही थी। इसने ब्रश से 2 जगह पे स्ट्रोक्स लगाए थे। सिकंदर इसकी तरफ देख रहा था। और जो इसकी बहुत अच्छी कीमत देगा तुम ये उसे भेज दोगी। मेरा ऐसा तो कोई इरादा नहीं है सिकंदर, मैंने इस पर बहुत दिल से काम किया है। मेरा दिल नहीं चाहेगा इसे बेचने के लिए। इसने सिकंदर की तरफ देखा। फिर तुम ये मुझे बतौर तोहफा दे देना। वो हंसकर बोला, तुम्हें तोहफे में दे दूंगी तो अपनी सोलो शो में क्या इसे नहीं रखूंगी? इसे तो मुझे लाजमी यहाँ रखना है। तुम आओगे मेरे शो में? वो 2 टोक से अंदाज में तस्वीर देने से इनकार में सर हिलाते हुए उससे पूछने लगी, मैं तुम्हारा सोलो शो अगले माह है ना?
तब तक तो मैं दोबारा दोहा वापस जा चुका हूँ, मगर इटली में होता तो जरूर आ जाता। वो माजरत खाना अंदाज से बोला। हाँ, तब तक तो वो जा चुका होगा। इसे क्यों याद नहीं रही थी ये बात कि जब चंद दिनों के लिए ये मिला शख्स चंद दिनों या चंद हफ्तों में वापस चला जाएगा। पता नहीं इसका दिल एकदम ही उदासियों की लपेट में क्यों आ गया था। वो जवाबन ना कुछ बोल पाई, ना इखलाकन मुस्कुरा सकी थी। क्या हुआ? सिकंदर इसे सवालिया निगाहों से देख रहा था। इसकी सोचों से अक्सर ला इल्म ला ताल्लुक कुछ नहीं। मैं सोच रही थी ब्रेक लिए तो जूस वगैरह पी लेते हैं, मगर ये मेरे हाथ तो देखो। वो तस्वीर बनाते वक्त जितना काम ब्रशेज और अपनी नाइफ से लेती थी, इतना ही बेदर इस्तेमाल अपने हाथों का भी करती थी। इसके दाएं हाथ की उंगलियां मुख्तलिफ रंगों से सजी थी। वो लोग इतनी दूर आ चुके थे, यहाँ कोई वॉशरूम्स वगैरह नहीं थे। सिकंदर ने बास्केट से पानी की बोतल निकाली थी। लाओ, मैं तुम्हारे हाथ धुलवा दूं। इर्द गिर्द की जगह खराब ना हो इसलिए वो बड़े से वेस्ट बिन के पास आकर इस पर हाथ करके खड़ी हुई थी। सिकंदर ने बोतल से पानी डालकर इसके हाथ धुलवा दिए थे। जूस लेते हुए इसने कुछ देर वहां चहलकदमी की। 15 मिनट बाद दोनों वापस अपनी अपनी साबका पोजीशन पर आ गए थे। सूरज देर से गुरूब होने के सबब इन्हें शाम का भी काफी टाइम रोशनी में मिल गया था। वो अपनी तस्वीर का 50% काम यहीं पर कर चुकी थी। सामान समेट कर इन दोनों ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया तो दोनों वहां से निकलने वाले चंद आखिरी टूरिस्ट में से थे। ज्यादातर सयाह शाम होते ही वहां से लौट चुके थे। वो दोनों बाहर निकल आए। सयाहों की अक्सरियत चुके लौट चुकी थी, इसलिए इस वक्त वहां मुकम्मल सन्नाटा था। वो अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। वो गाड़ी की पिछली निशस्त पे सामान वापस रख रही थी। इसके पीछे सिकंदर खड़ा था जिसने सारा सामान पकड़ रखा था। वो एक एक करके ऐसी चीजें पकड़ा रहा था, वो चीजें अंदर रख रही थी। वो गाड़ी की पिछली सीट पर झुकी हुई थी। तब ही एक जिप्सी खाना बदोश लड़का 23-24 साल का सिकंदर से टकराया था। वो रुक कर इससे इटालियन में मदद कर रहा था। वो चूंकि गाड़ी की तरफ झुकी थी इसलिए फौरन इस लड़के को देख नहीं सकी, वरना सिकंदर को खबरदार करती कि इस लड़के से होशियार रहे। पूरे यूरोप में इटली में ज्यादा माहिर जेब कतरे कहीं नहीं होते और उमूमन ग्रुप की शक्ल में होते हैं। वारदात में एक या दो अफराद हिस्सा लेते हैं, जबकि बाकी साथी आसपास ही कहीं होते। सिकंदर अंग्रेजी में खुश इखलाकी से लड़के से कह रहा था, कोई बात नहीं। वो इस गाड़ी की पीछे की सीट पर बास्केट चक्कर सीधी हुई। इससे पहले कि वो सिकंदर को खबरदार कर पाती, पीछे से एक और जिप्सी लड़का आया और इसने झपट कर इसके कंधे पर से इसका शोल्डर बैग खींचा। वे इख्तियार इसके लबों से चीख निकली। सिकंदर ने घूम के उसकी तरफ देखा। बैग लेकर वो दोनों चोर मुखालिफ सिमतों में भाग रहे थे। सिकंदर, छोड़ो, रहने दो प्लीज। इसने चिल्लाकर इसे रोकना चाहता, मगर इसने जैसे इसकी आवाज सुनी ही नहीं थी। वो खुद भी भागी थी ताकि इसे रोक सके। तब तक सिकंदर इस तेज रफ्तारी से भागते जिप्सी लड़की तक पहुंच चुका था। वो भागने में इस लड़के से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार साबित हुआ। वो लड़का मुड़ा तो सिकंदर ने इसके मुंह पर एक भरपूर पंच मारा था। सिकंदर के जोरदार पंच से वो लड़का संभल नहीं सका। सिकंदर ने इसे बैग छीन कर इसकी तरफ उछाल दिया। इसने फौरन बैग उठा लिया था। सिकंदर, वो बेख्तियार खौफ की आलम में चलाई थी जब इसने जिप्सी लड़के को जेब से चाकू निकालते देखा। सिकंदर के पंच से इसके होठों से खून निकल आया था। वो इंतहाई तेज धार चाकू बड़ी महारत से थामे सिकंदर की तरफ बढ़ा था। इसका दूसरे से भाग का साथी भी इसी वक्त इसकी मदद के लिए वहां पहुंचा था। इसके हाथ में भी खंजर नुमा एक चाकू था। सिकंदर, प्लीज इन्हें बैग वापस दे दो और अभी इन्हें जो चाहिए दे दो। वो खौफ से कांपती चिल्लाई थी। इसने फौरन अपना बैग वापस इस जिप्सी की तरफ उछाल दिया। इसका बैग जमीन पर लोगों के पैरों के पास जाकर गिरा था। सिकंदर ने जैसे इसकी आवाज सुनी ही नहीं, इसने एक जिप्सी का चाकू वाला हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ा। साथ ही इसके पेट में बहुत जोर से लात मारी। जिप्सी इधर से चिल्लाता जमीन पर गिरा था। चाकू इसके हाथ से निकल गया था। इसके दूसरे साथी ने एन इसी वक्त पीछे से सिकंदर पर चाकू से वार किया। कोनी से इसके ऊपर की जगह सिकंदर के बाजू में चाकू लगा था। सिकंदर बड़ी रफ्तारी से फौरन घुमा और उसने एक इसी तरह जोरदार लात इस दूसरे जिप्सी लड़के की भी पेट पर मार दी थी। सिकंदर के बाजू से खून निकलता देखकर वो रो पड़ी थी। सिकंदर, प्लीज इन्हें छोड़ दो, प्लीज, ये जो मांग रहे हैं इन्हें दे दो। सिकंदर का इस तरह अपने जान को खतरे में डालना इसे खौफ और दहशत में मुब्तला कर गया था, मगर सिकंदर को जैसे इसका चीखना और रोकना और रोना कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसकी आंखों में जुनून और खून सा उतरा हुआ था। इसकी चोट लगी टांग जो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, ना वो इसे इन बदमाशों से लड़ने से रोक रही थी, न इसके बाजू से बहता खून इसे सिकंदर नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो एक ही वक्त में इन दोनों से मुकाबला कर रहा था, इन दोनों पर वार कर रहा था और उनके हर वार से बड़ी महारत से खुद को यूं बचा रहा था जैसे जिंदगी के तमाम बरसों में यही काम करता आया हो। सिकंदर इस पहले एक पढ़ा लिखा लॉयर, एक मल्टीनेशनल कंपनी का लीगल एडवाइजर नहीं लग रहा था, बल्कि इन्हीं जिप्सियों की तरह सड़कों पर पलने बढ़ने वाला एक गुंडा और बदमाश लग रहा था। इन दोनों के चाकू कब के इनके हाथों से निकल चुके थे। वो दोनों चाकू सिकंदर के हाथों में थे। इसने चाकू से इन पर वार नहीं किया। वो सिर्फ टांगों का इस्तेमाल करके ही इन दोनों को निढाल होकर जमीन पर गिर जाने पर मजबूर कर चुका था। वो दोनों जख्मी जमीन पर पड़े कर रहे थे। बस करो सिकंदर, प्लीज बस करो। वो रोते हुए इसके पास आई। वो बेदर पे इन दोनों को लाते मारा था। वो दोनों तकलीफ से चिल्ला रहे थे। सिकंदर जैसे अब इसकी आवाज पर चौंका था। बास्टर्ड। अपने होठों के पास से खून साफ करते सिकंदर ने गाली दी और फिर इन्हीं दोनों के पास से पीछे हटा। ये वो सिकंदर शहरियान नहीं था जिसे वो जानती थी। ये एक दूसरा शख्स था जिससे वो अभी अभी मुतारिफ हुई थी। वह जुनूनी ताकत
और गुस्से में अपनी जान की भी परवाह न करने वाला। तकलीफ और दर्द से चिल्लाते हुए वो दोनों शदीद जख्मी जिप्सी सिकंदर को पीछे हटता देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से अंधाधुंध भागे थे। ब्लडी बास्टर्ड। सिकंदर ने उन्हें भागता देखकर दोबारा गाली दी थी। चंद सेकंड इन दोनों को देखते रहने के बाद इसने लीजा की तरफ देखा था। इसे सिकंदर की आंखों में अभी भी जुनून सा नजर आ रहा था। इसे इसकी आंखों से डर लग रहा था। बेख्तियार इसने इसे पुकारा था, सिकंदर। वो जैसे इतनी देर के बाद अब इसकी पुकार सुन पाया था, वो वापस अपने हवासों में आया। इसने बगौर उसे देखा। तुम रो क्यों रही हो? वो इसके बिल्कुल नजदीक खड़ा था। इसने लीजा की आंखों से गिरते अपने आंसू जख्मी हाथ से साफ किए थे और इसका पर्स इसे उठा कर दिया था। ये लो। इसकी नजर सिकंदर के चेहरे पर नहीं थी, ना ही अपने शोल्डर बैग पर। इसकी नजर सिकंदर के बाजू से बहते खून पर थी। इसकी टी शर्ट के आस्तीन ने आधे होने के सबब बाजू से खून बहता बिल्कुल निगाहों के सामने था। सिकंदर, तुम्हारा हाथ। ओ हाँ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? इसके कहने पर जैसे इसे अपने हाथ का ध्यान आया था, वो इंतहाई लापरवाही से अपना खून बहता देखकर बोला तो जैसे इसे कोई दर्द और तकलीफ हो ही ना रही हो। तुम्हें क्या जरूरत थी सिकंदर इनसे लड़ने की? एक बैग ही था ना, ले जाने देते इन्हें। चंद सौ यूरो तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती तो नहीं हो सकते। वो गुस्से में रोते हुए चिल्ला उठी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ लीजा, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों बेकार में रोई जा रही हो? चलो देर हो रही है, हमें वापस भी पहुंचना है। से कहता है, इसका हाथ पकड़कर वो इसे गाड़ी के पास ले आया। वो गाड़ी की अगली इंच का दरवाजा खोल रहा था। वो चुपचाप खड़ी थी। सिकंदर का इतना पुरसुकून और मुतमईन सा अंदाज देखकर वो रोना भूल गई थी। तुम इस वक्त काफी डिस्टर्ब लग रही हो, अगर माइंड न करो तो मैं ड्राइविंग कर लूं? वैसे कोई जवाब दिए बगैर खुद ही आगे बढ़ी थी। वो गाड़ी के अंदर बैठकर डैशबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल रही थी। सिकंदर बड़ा वाली सीट पर आकर बैठ गया था। इसने बगैर कुछ कहे इसका बाजू पकड़ा। वो सिकंदर के बाजू पर बैंडेज करना चाहती थी, खुद खून को मजीद बहने से रोकना चाहती थी। अभी तो खून बहना रुक गया है। रास्ते में जहां कहीं कोई हॉस्पिटल नजर आया, हम वहां से तुम्हारे हाथ की बराबर से बैंडेज करवा लेंगे। वो इसके हाथ की बैंडेज करते हुए बोली थी। सिकंदर बेख्तियार हंसा था। इसके हंसने का अंदाज ऐसा था जैसे इसने कोई बहुत सी बचकाना बात कह दी और वो इस पर अपनी हंसी रोक नहीं पाया था। इसने गुस्से से सिकंदर को देखा। तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देना, मौत से खेलना मजाक है? सिकंदर जब अब लब बीच कर एकदम ही खामोश हो गया। इसे सिकंदर की आंखों में दर्द फैलता नजर आया था। गुस्सा करना भूल कर वो खुद भी बिल्कुल चुप हो गई। इसने सिकंदर के हाथ की बैंडेज खामोशी से मुकम्मल कर दी। फिर कॉटन पर दवा लगाकर सिकंदर के होठ के पास जहां से खून बह रहा था इस पर रखी। इस जगह पर हाथ से हल्का सा दबाव डाला ताकि खून बहना रुक जाए। सिकंदर ने भी इख्तियार इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। क्या हुआ? तकलीफ ज्यादा हो रही है क्या? इसने नरमी से पूछा। इसने जवाबन सर हाँ मिलाया था। बस 1-2 मिनट की तकलीफ और जलन है, बर्दाश्त कर लो। वो चंद मिनट इसके होठ के पास यूं ही हाथ से दबाव डालकर बैठी रही। इसका जख्मी बाजू भी इसने दूसरे हाथ में कदरे ऊपर करके पकड़ा हुआ था ताकि खून बहना दोबारा शुरू ना हो। मेरी बैंडेज हो गई है कि अब हम चलें? वो संजीदगी से बोल रहा था। लहजा नरमी लिया हुआ दोस्ताना सा था। इसने बगैर कुछ कहे सरस बात में हिलाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वैसे अगर तू मुझे ड्राइविंग करने देती तो अच्छा था। तुम्हारी जितनी फास्ट ड्राइविंग तो नहीं करता, मगर मैं भी तुम्हें रोमा जल्दी पहुंचा देता। वो हंसकर उससे बोला, यूं जैसे कुछ देर पहले कोई गैर मामूली वाकया हुआ ही नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल और कंपोज सा बैठा था। वो जवाबन चुप रही थी। सिकंदर ने रास्ते में 2-1 बार खुशगवार मौसम, वहां के मजाफात को मौजूद गुफ्तगू बनाकर बात करने की कोशिश की थी, मगर वो इस गुफ्तगू में इसका साथ नहीं दे सकी थी। जो बात वो उससे पूछना चाहती थी उसे सिकंदर ने बतानी नहीं थी और बाकी किसी मौजू पर गुफ्तगू का इसका दिल नहीं चाह रहा था। इनका बाकी सारा रास्ता बिल्कुल खामोशी से कटा था। इसने गाड़ी इसके होटल पे लाकर रोकी। वो फौरन ही गाड़ी से उतर गया। वो समझ रही थी वो अंदर जा रहा है, मगर वो घूमकर उसकी तरफ वाली खिड़की पर आया और खिड़की पर बाजू टिकाकर खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है। वो उसकी आंखों में देखकर संजीदगी से बोला, मैं नाराज नहीं हूँ सिकंदर, मगर तुम्हारे जज्बातीपन पर मुझे गुस्सा है। एक बैग ही तो था ना मेरा, इसलिए अपनी जान को खतरे में डालना। और तुम्हें कुछ हो जाता या फिर अगर उनके कुछ और साथी भी होते वो भी वहां आ जाते। वो नाराज लहजे में झिरझिरी से लेके बोली थी। मैं दरअसल अपनी रवन आर्टिस्ट दोस्त पर, जो मुझे पानी के साथ ताकत के सिंबल के तौर पर दिखाना चाहती है, ये साबित करना चाहता था कि मैं वाकई बहुत बहादुर हूँ। वो हंसकर लापरवाही से बोला, खुद पर लापरवाही का मामा चढ़ाए। वो अपने जूनी अमल की अजीब अजीब तवज्जुहात पेश कर रहा था। वो जवाबन संजीदा निगाहों से उसे देख रही थी। तुम्हारी जिंदगी इतनी बेवकूफ और बेमोल नहीं है सिकंदर। किसी और को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन अगर तुम्हें कुछ होगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी।
वो बहुत आहिस्ता आवाज में बोली थी। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। सिकंदर एकदम ही इसकी गाड़ी की खिड़की पर से हटा। एकदम ही इसका चेहरा संजीदा और बेतासुर सा हो गया था, बहुत सख्त सा हो गया था, चावली सा। इसने फौरन ही इसे हाथ हिलाकर खुदाफिज कहा और इसकी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही अंदर चला गया। वो वहां रुकी, उसे अंदर जाते हुए देख रही थी। क्या दुख था इस शख्स को? आखिर ऐसा क्या दुख था जो इसे खुद से, रिश्तों से, मोहब्बत से, हर शय से इस कदर मुतनफर कर चुका था? गाड़ी स्टार्ट करते हुए सिकंदर को सोच रही थी, पता नहीं क्यों, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि सिकंदर शहरियार वो नहीं जो पिछले बहुत सारे दिनों से इस मुख्तलिफ जगहों पर मिल रहा है, बल्कि असल सिकंदर शहरियार वो है जो इसे टिवोली की सड़क पर ऊंटों के साथ इन्हीं की जबान में बात करता नजर आया था, जुनूनी सा, गुस्सा और पागलपन लिया हुआ। वो घर आते ही अपने कमरे में आ गई थी। इसने लिबास तब्दील करने या शावर लेने की भी जहमत नहीं की थी। वो भी तक किसी खौफनाक वाक़े की हिसार में थी। वो मुसलसल सिकंदर के इस जुनूनी अंदाज को सोच रही थी। वो अपने जिस्म से बहते खून को इतने सुकून से किस तरह देख सकता था? क्या वो खुद को सजा दिया करता था? आज इसके सिर्फ एक बैग की खातिर इसने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला था, जबकि बैग तो वो इस लड़के से फौरन ही हासिल कर चुका था। वो इन दोनों खाना बदोशों को चंद मिनटों में ढेर कर चुका था। फिर इन्हें मार मार कर अदमुआ करने की क्या जरूरत थी? वो कैसा जुनून और कैसी वहशत थी जो इस पर सवार हुई थी? आखिर जिंदगी ने इसके साथ ऐसा क्या किया था जो वो खुद को, अपनी जिंदगी को इतना अर्जा और बेमोल समझने लगा था? इसका दिल चाह रहा था वो सिकंदर को यकीन दिलाए कि इसका वजूद इस दुनिया के लिए बहुत कीमती है, इसका होना इस जिंदगी के लिए बहुत कीमती है, इसकी मौजूदगी लीजा महमूद के लिए बहुत कीमती है। इसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो लीजा महमूद को बहुत तकलीफ पहुंचती है। वो एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में जख्मी पड़ा था तो लीजा महमूद का दिल इसके लिए परेशान था। वो आज अपनी जान को खतरे में डाल रहा था तो लीजा महमूद का दिल सूखे पत्ते की मानंद लरस रहा था। मगर इसे कुछ हो जाता तो फिर इसे अपने जिस्म से बहते खून से कोई तकलीफ हो रही थी या नहीं, मगर लीजा महमूद को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो डैनी को बारहा झुठला चुकी थी। वो सिकंदर के पीछे क्यों आती है, इसका जवाब देते हुए सिकंदर को झुठला चुकी थी। वो अपने मुख्तलिफ अमाल की वजूहात तलाश कर करके खुद को मुसलसल झुठलाती रही थी, मगर इस पर सिकंदर की तकलीफ पर रोते हुए वो खुद को हरगिज झुठला नहीं पा रही थी। उसका दिल चाह रहा था वो सिकंदर को फोन करके बताए, मैं पहली बार पिज़्ज़ेरिया में तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि तुम्हें देखकर मेरे दिल में कहीं बहुत अंदर बहुत खूबसूरत घंटियां बजी थी जिससे मुझे मोहब्बत होगी। वो जब मेरी जिंदगी में आएगा तो मुझे फौरन पता चल जाएगा। मेरे दिल में उसे देखते ही घंटियां बजने लगेंगी। अपना पुरमजा अंदाज में कहा वो जुमला याद करके इस पल वो रोते रोते हंस पड़ी थी। वो इसे खूबसूरत लगता है इसलिए वो इसे पेंट करना चाहती है। वो इसे अच्छा लगता है इसलिए वो इससे दोस्ती करना चाहती है। कितनी वजूहात और जवाब वो खुद अपने आप को सिकंदर के एक्सीडेंट से पहले तक पेश करती रही थी और इसके एक्सीडेंट के बाद जब से वो भागती दौड़ती उसके पास भागती दौड़ती अस्पताल पहुंचती थी, इसके बाद इसने अपने अंदर से उभरते हर सवाल को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। वो इसके अस्पताल क्यों मुसलसल आती थी? वो इसे अपने घर लाने पर बजिद क्यों है? इसे इसकी दवा और खुराक की इस कदर परवाह क्यों है? वो खुद से लापरवाही बरतता है तो इसे क्यों तकलीफ होती है? वो इसके घर से जा रहा है तो इसे ये फिक्र क्यों है कि वापस जाकर अपना ख्याल ठीक से रखेगा भी कि नहीं? आज दिल को ये बात याद करके क्यों नाकाबिले यकीन बयान तकलीफ पहुंच रही थी कि वो चंद दिनों में या चंद हफ्तों में वापस चला जाएगा। वो इसी एक शख्स को सोचते रोते और हंसते हुए सोई थी और सुबह बेदार होते ही जो पहला ख्याल इसके दिल में आया था वो इसी का था। जो पहला नाम लबों से निकला था वो इसी का था। जो पहला चेहरा तस्वुर में आया था वो इसी का था। चंद दिन पहले इसने नैनी को सिकंदर की सबसे बड़ी खामी इसका पाकिस्तानी होना बताकर इनकी हर सोच को नफी कर दिया था। वो आज इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो पाकिस्तानी है या दुनिया के किसी भी और मुल्क का रहने वाला है। वो जो भी है, वो जैसा भी है, वो जिस जगह से भी है, बस बहुत अहम है।
वो अपनी सोच और अपने जज्बात की शिद्दत से खुद हिरासत हो रही थी। ऐसा लग रहा था उसे कि अगर इस वक्त वो सिकंदर के सामने गई तो वो इसका चेहरा देखकर एक पल में जान जाएगा कि वो क्या सोच रही है। इसकी खैरियत पूछने की शिद्दत से चाह रखने के बावजूद इससे इसे फोन नहीं किया जा सका था। इसका चेहरा सामने नहीं होगा तब भी इसका लहजा इसे सब कुछ बता देगा, इसके दिल का हर भेद इस पर खोल देगा। वो बगैर कुछ खाए ऊपर अपने स्टूडियो में आ गई और सिकंदर की तस्वीर मुकम्मल करने लगी। जो तस्वीर इसने कैमरे से खींची थी इसे इनकी तरफ एक नजर भी देखने की जरूरत पेश नहीं आ रही थी। इसके वहां फव्वारे के सामने बैठे होने की एक तस्वीर इसे याद थी। इसकी आंखों के तासुर, उसके लबों की मध्यम सी मुस्कुराहट, दीवार पर रखी इसके हाथों की उंगलियां, ये सब याद रखना तो शायद बहुत आम सी बात थी। इसे तो ये तक याद था कि बैठने से इसकी शर्ट और पैंट पर कहां शिकने पड़ रही थी हवा से। अगर इसके बाल उड़ रहे थे तो कैसे लगते थे। इसे हर बात याद थी। इस मंजर की कोई एक चीज भी ऐसी नहीं थी जिसे फिर से देखने के लिए इसे अपने सामने तस्वीरें रखनी पड़ती। नाश्ता किए बगैर ऊपर आ गई लीजा। मैंने ऊपर आई थी। इससे नाश्ते के बारे में पूछते पूछते इनकी नजर सिकंदर की पेंटिंग पर पड़ गई। बन गई सिकंदर की तस्वीर। कल रात तक तुम आते ही सोने चली गई थी, तुमसे बात ही नहीं हो सकी। जी नैनी, बस वो मैं थक गई थी। वो जानती थी कि नैनी इस पल इसे और सिकंदर की तस्वीर को बहुत गौर से देख रही थी। वो इनसे निगाहें चुराकर जानबूझकर खुद को काम में मसरूफ जाहिर करने लगी थी। नाश्ता यहीं ला देती हूँ तुम्हें। एक पल इसे खामोशी से देखते रहने के बाद नाश्ता लाने का कहती नीचे उतरने लगी। थैंक यू नैनी। अपना भी लाइएगा, बालकनी में साथ बैठकर करेंगे, इसने कदरे बुलंद आवाज में उनसे कहा था। इसने सिकंदर को फोन नहीं किया था। वो खुद को सिकंदर की तस्वीर में मसरूफ की हुई थी, मगर मेज पर पड़े अपने मोबाइल पर घूम फिर कर इसकी निगाहें बार बार जा रही थी। काम पर ध्यान रखते हुए भी इसका सारा ध्यान फोन की तरफ था। नीचे भी फोन की बेल बज रही थी तो वो चौंक रही थी। इसके फोन की घंटियों पर लगे कान बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। अगर इसने इसे फोन नहीं किया तो सिकंदर को भी ये ख्याल नहीं आया कि इसे फोन कर ले। वो दिल में सिकंदर से खफा हुई। शाम हो गई थी और वो खुद को मजीद रोक नहीं पा रही थी। एक बेख्तियारी किसी कैफियत में बगैर कुछ सोचे समझे इसने इसका नंबर मिलाया था। कैसी हो मुसव्वरा? वो उसकी आवाज सुनकर खुश मिजाजी से बोला था। तुम कहाँ हो? इसे क्यों गुस्सा आ रहा है वो समझ नहीं पा रही थी, मगर इसका लहजा गुस्से से भरा था। मेरे हाथ में मौजूद नक्शे के मुताबिक मैं इस वक्त कोर्सों पर हूँ। ऑफिस से निकला तो सोचा अब तक चौबी फाउंटेन नहीं देखा। सो इरादे चहलकदमी करते हुए वहां जाने के हैं। वो इसी खुश मिजाज अंदाज में बोला था मुस्कुराते हुए। तुम चौबी फाउंटेन जा रहे हो अकेले? तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या इससे पहले रोमा की हर जगह मैंने तुम्हें नहीं दिखाई जो आज तुमने नक्शा लेकर अकेले निकलना मुनासिब समझा? वो खफकी से तल्ख लहजे में बोली। मुझे लगा कल मेरी रोमन दोस्त मुझसे खफा हो गई थी, इसलिए आज कहने की हिम्मत नहीं हुई, वरना जाहिर है मैं तुमसे ही कहता ले जाने को। मुस्कुराते हुए बिल्कुल इसी अंदाज में बात कर रहा था जैसे इससे क्या करता था। हाँ, इसके लहजे में बड़े पर्दा छुपी एक हैरानी सी थी जिसे वो इसकी तलखी और गुस्से की वजह समझ ना पा रहा हो। अच्छा, तुम जहाँ हो वहीं ठहरो, मैं आ रही हूँ। आसपास कोई कैफे या बार है तो वहां बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं बस 10-15 मिनट में वहां पहुंचती हूँ। तेज रफ्तारी से सीढ़ियां उतरते हुए इसने हुक्मी अंदाज में सिकंदर से कहा। फिर इसका जवाब सुने बगैर ही फोन बंद कर दिया। मैं 7 मिनट लगाए थे इसने शावर लेने और तैयार होने में। इसने गुलाबी और कास्नी रंगों की इम्तिजाज वाली प्रिंटेड शर्ट कास्नी रंग के लूज ट्राउजर के साथ पहनी थी। गीले वालों को यूं ही बिखरा छोड़कर सैंडल्स पैरों में डालती वो गाड़ी की चाबी उठाकर नीचे की तरफ दौड़ रही थी। इंतहाई तेज रफ्तारी से ड्राइव करती हुई उस जगह पहुंची और सिकंदर को फोन किया। तब सिकंदर ने इसे इस कैफे का नाम बताया जहां बैठा वो इसका इंतजार कर रहा था। वो गाड़ी इस कैफे तक लाई तो सिकंदर दरवाजे से बाहर खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। गाड़ी किसी जगह पार्क कर दो, मैं इस वक्त रोमा की सड़कों पर पैदल चलना चाहता हूँ। वो इससे मुस्कुराकर बोला। इसने गाड़ी पार्क कर दिया। वो दोनों पत्थरों से बनी इस कई 100 साल पुरानी सड़क पर पैदल चल रहे थे जो इन्हें ट्रेवी फाउंटेन की तरफ लेकर जा रही थी। तुम्हारी चोट कैसी है? इसका इशारा सिकंदर के हाथ की तरफ था। ठीक हूँ, तुम्हारी डांट से बचने के लिए मैंने डॉक्टर से प्रॉपर किस्म की बैंडेज करा रखी है और पेन किलर्स भी ले रहा हूँ। इसने अपना कोट और टाई इसकी गाड़ी में उतार कर रख दिया था। शर्ट का ऊपरी बटन खोला हुआ था और आस्तीन ने कोहनी से जरा नीचे तक फोल्ड कर रखी थी। वो इसे अपना हाथ दिखाकर मुस्कुराकर बता रहा था। इसकी क्रीम कलर की कमीज की आस्तीन के अंदर से इसके बाजू पर पट्टी बंधी नजर आ रही थी। हाँ, मेरी बातों का जैसे तुम पर बड़ा असर होता है, वो कदरे बुरा मानकर बोली थी। चंद सेकंड वो दोनों खामोशी से चलते रहे थे। इस खामोशी पर जब इसे अपने दिल की धड़कनों का शोर ज्यादा तेज सुनाई देने लगा तब इस शोर से घबरा कर इसने इसे मुखातिब किया। तुम पैदल क्यों चलना चाह रहे थे? वो सिकंदर की तरफ देख रही थी। वो अपने पैरों से एक छोटे से पत्थर को ठोकर मारता सड़क की तरफ देखता हुआ चल रहा था। इसके सवाल पर सिकंदर ने नजरें उठाकर उसे देखा था। बस यूं ही, मेरा दिल चाह रहा था, कल मेरा यहाँ आखिरी दिन है,
परसों सुबह की फ्लाइट से मैं दोहा चला जाऊंगा, न जाने फिर कभी तुम्हारे रोमा की इन सड़कों पर चलना नसीब हो कि ना हो। इसलिए मैंने सोचा आज लीजा की रोमा की सड़कों पर पैदल चला जाए। इसका दिल धक से रह गया था। ये क्या कह रहा था? कल आखिरी दिन, परसों सुबह की फ्लाइट, कल आखिरी दिन, इस तरह इतनी अचानक? तुमने तो कहा था तुम यहाँ 2-3 हफ्तों के लिए आए हो। इसके दिल में एकदम ही यासियत और उदासी की तरह ही। इसका दिल चाहता है वो सिकंदर से लड़े, पूछे कि वो वापस जाने की बात क्यों कर रहा है, मगर वो टूटी शिकस्ता से लहजे में अगर कुछ कह पाई तो महज ये जुमले। वो इसकी कैफियत से अनजान मुस्कुराकर जवाब में बोला, हाँ तो ठीक कहा था इस मुसव्वरा, 2 हफ्ते तो हो गए मुझे यहाँ पर, और मेरा काम जिसके लिए मैं यहाँ आया था आज मुकम्मल हो गया है। कल वैसे एक मीटिंग अटेंड करनी है, फिर मैं फारिग। वो जैसे अपनी वापसी पर बहुत खुश था। हाँ, वो खुश क्यों नहीं होता? वो अपने घर वापस जा रहा था। रोमा इसका घर नहीं था। वो क्यों भूल गई थी ये बात कि सिकंदर शहरियार यहाँ मेहमान है, परदेसी है, अजनबी है। इसका घर, इसका शहर, इसकी जिंदगी कहीं और है। इसे एक न एक दिन यहाँ से चले जाना है, फिर कभी भी यहाँ ना आने के लिए। एकदम ही इसका दिल चाहता वो चीखे मार मार कर रोना शुरू कर दे। तब इसके अंदर आंसू जमा हो रही थी। वो अगर इस पल कुछ बोलती तो यकीनन रो पड़ती, इसलिए बजाय कुछ बोलने के सर झुकाकर खामोशी से चलने लगी। वो खुद को समझा रही थी, वो खुद को समझा रही थी, खुद को रोने से रोक रही थी। खुद को समझाते हुए सिकंदर को रोमा की कदीम तरीन सड़कों में से एक सड़क पर ले आई थी, जिस पर ट्रेवी फाउंटेन नजर आ रहा था। इनकी निगाहों के सामने कुछ दूर, थोड़े फासले पर सिर्फ इटली में नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर तरीन ट्रेवी फाउंटेन नजर आ रहा था। बहुत शौक था मुझे ट्रेवी फाउंटेन देखने का। तुम इटालियन लोग इसे फाउंटेन दी ट्रेवी कहते हो। हाँ, ट्रेवी फाउंटेन के नजदीक जाते ही सिकंदर ने इससे पूछा था। हमेशा जहां भी वो दोनों जाते थे वहां की तारीख, वहां के आर्किटेक्चर की तफसीलात वो इसे बताया करती थी, चाहे सिकंदर दिलचस्पी से सुन भी रहा हो या नहीं। मगर आज वो खामोश थी। सिकंदर की बात के जवाब में वो सर हिलाकर बदिक्कत मुस्कुराई थी। अपने टीनेज के दिनों में मैंने ला डॉल्चे वीटा देखी थी, तब से ही मुझे बहुत शौक था ट्रेवी फाउंटेन देखने का। मूवी में इसे इतनी खूबसूरती से दिखाया गया था। वो फिर फीके से अंदाज में मुस्कुराई थी। ट्रेवी फाउंटेन वैसे ही नजर आता है जैसे वो इसे अपने बचपन से देखती आई थी। सड़क पर अतराफ में कई कई 100 साल पुरानी तारीखी इमारतें इसी तरह इस्तादा थी जैसे इसने इन्हें हमेशा देखा था। हमेशा ही की तरह वहां पर सयाहों का हजूम था। इस हजूम में घुसकर वो दोनों भी फाउंटेन के सामने आ गए थे। ऐसे ही देखा था मैंने इसे मूवी में। ये आर्किटेक्ट्स का बनाया खूबसूरत महल, इसके बैरूनी मंजर पर ये पत्थरों को तराश कर मुजस्समा साजों के बनाए गए रोमन गॉड यानी नेपच्यून और समुद्री घोड़ों के मुजस्मे, और इन मुजस्मों और पत्थरों के ऊपर से गिरता बहुत बुलंदी तक जाता और फिर नीचे इस खूबसूरत बड़े तालाब में गिरता ये नील को पानी। वो दोनों इस बड़े से तालाब के सामने आकर खड़े हो गए थे। बहुत से सैयाह वहां तालाब में सिक्के उछाल रहे थे। सिकंदर इसकी सोचों से अनजान ट्रेवी फाउंटेन की खूबसूरती को सराहने में मसरूफ था। वो महल, इसके कोलंबर रोमन गॉड और घोड़े के मुजस्मे और उनके ऐन नीचे पानी के बहुत बड़े और बहुत गहरे तालाब की दिलकश और खूबसूरती को जैसे मबहूत होकर देख रहा था। जब अपने रोमा की खूबसूरती से मुतासर नहीं कर रही थी तब पहली दफा वो इससे मुतासर होता नजर आ रहा था। सिकंदर अपने मोबाइल से फाउंटेन की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर खींचने लगा। इसने तालाब में सिक्के उछालते सयाहों को दिलचस्पी से देखा। अगर ट्रेवी फाउंटेन में कॉइन्स उछालेंगे तो जिंदगी में कभी ना कभी रोमा दोबारा जरूर आएंगे, है ना लीजा? इन लोगों के बिल्कुल सामने एक लड़की तालाब में सिक्का उछाली थी और इसका बॉयफ्रेंड सिक्का उछालते वक्त इसकी तस्वीर खींच रहा था। साथ ही इसने चीख कर अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था, मेक अ विश, कोई ख्वाहिश करो। लड़की की फाउंटेन की तरफ पीट थी और इसने अपने सीधे हाथ में सिक्का पकड़ रखा था और वो इसे अपने कंधे से ऊपर ले जाकर बगैर पीछे मुड़कर देखे पाउंड में उछालने लगी। साथ ही इसने जैसे बंद करके आंखें बड़ी शिद्दत से कोई दुआ मांगी, फिर आंखें खोली और सिक्का पानी में उछाल दिया। इसके सिक्का उछालते लम्हे इसके बॉयफ्रेंड ने इसकी एक साथ 3-4 तस्वीर खींची थी। हाँ, सदियों से सीना बसीना मुंतकिल हुई रिवायतों के मुताबिक कहा तो यही जाता है कि रोमा विजिट करने वाला कोई भी शख्स अगर ट्रेवी फाउंटेन में कॉइन उछालेगा तो वो जिंदगी में कभी ना कभी दोबारा एटर्नल सिटी जरूर आएगा। खुद को कंपोज करते हुए सिकंदर को मुस्कुराकर बताया था। इसे सामने दीवार पर थोड़ी खाली जगह नजर आई तो इस पर बैठ गई। इसे बैठते देख सिकंदर भी इसके साथ ही आकर बैठ गया। बाहों दाएं बाएं हिलाती वो खुद को
लापरवाह जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। सिकंदर को इसकी उदासी किसी भी कीमत पर पता नहीं चलनी चाहिए। वो सिकंदर पर से नजरें हटाए बगैर खुद को लापरवाह जाहिर करने की भरपूर शौरी कोशिश करते हुए फाउंटेन में सिक्का उछालते सयाहों को देख रही थी। सही तरीका क्या यही होता है फाउंटेन में सिक्का उछालने का? सिकंदर ने एक सयाह मर्द को फाउंटेन में सिक्का उछालते देखकर इससे पूछा था। हाँ, आपकी पुष्ट फाउंटेन की तरफ होनी चाहिए, सिक्का आपके सीधे हाथ में होना चाहिए। बगैर फाउंटेन की तरफ सर घुमा कर देखिए, अपने कंधे के ऊपर से कॉइन पानी में उछालना होता है। रिवायत है कि अगर एक सिक्का उछालेंगे तो दोबारा रोम आएंगे, अगर दो सिक्के उछालेंगे तो दो बार रोम आएंगे, और अगर किसी हीरोइन से आपको मोहब्बत हो जाएगी, और अगर 3 सिक्के उछालेंगे तो जिससे आपको मोहब्बत होगी इससे आपकी शादी भी हो जाएगी। वो सिकंदर की तरफ देखकर हंसकर बोली थी। तुम यकीन करती हो इस बात पर? सिकंदर ने हंसते हुए इससे पूछा। नहीं, तुम करते हो? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों हंस रहे थे, गोया फाउंटेन में सिक्के उछलना इन दोनों के लिए एक मजाक और तफरीह से बढ़कर कुछ भी नहीं था। इसी तालाब में अब तक कितने सिक्के जमा हो चुके हैं? इटालियन गवर्नमेंट इनका क्या करती है? सिकंदर ने मुस्कुराकर इससे पूछा। रोमा के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं पैसे। कम से कम हर दिन यहाँ 3000 यूरोस तो पानी में जमा होते ही हैं। इसने मुस्कुराकर सिकंदर को जवाब दिया था। अच्छा, तुम यहाँ मेरी जगह रखकर बैठो, मैं भी आया। वो एकदम ही कुछ सोचकर बोलता है। इसके पास से उठा। कहाँ जा रहे हो? क्या कॉइन उछालने? इसके शायद भरे सवाली अंदाज के जवाब में सिकंदर क्या लगा कर हंसा था। इतना पागल नहीं हुआ अभी, किसी और काम से जा रहा हूँ, बस अभी आया, तुम मेरी जगह रखना। हंसकर बोलता वो तेजी से चला गया और जिस रफ्तार से गया था उसी रफ्तार से 5 मिनट बाद ही दोबारा मौजूद था। इसके हाथों में 2 आइसक्रीम कोन्स थी, गिलाटो साइनोरिना। इसने कौन इसकी तरफ बढ़ाई थी। अच्छा, तो तुम ये लेने गए थे? मुस्कुराकर कौन हाथ पे लेते हुए इसने इससे पूछा। हाँ, मैंने सोचा इतने दिनों में इटली की काफी मशहूर जगहें भी देख ली, यहाँ के मजेदार खाने भी खा लिए, अगर नहीं खाई तो सारी दुनिया में मशहूर इटालियन आइसक्रीम नहीं खाई। मैं ऑर्डर कर देती, तुम्हें मुश्किल तो नहीं हुई? जनाब, क्या समझ चुका है आपने मुझे? खासा ज़हीन आदमी हूँ, गुजारे लायक इटालियन लफ्ज सीख लिए हैं मैंने। वो आइसक्रीम खाते हुए हंसकर बोला। इटालियन आइसक्रीम में फैट्स भी कम होते हैं और इसका जायका भी दूसरी आइसक्रीम के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो इतने आराम से इससे मुख्तलिफ मौजूद पर किस तरह बात कर रही है, इसे खुद पर हैरत हो रही थी। वो अंदर से बहुत उदास थी, बहुत परेशान थी। चले, वो दोनों कौन खा चुके तब सिकंदर ने इससे पूछा। इसने सरस बात में हिलाया था और दीवार पर से उठ गई थी। वहां से उठते हुए एकदम फिर इसका दिल उदासियों में घिरने लगा था। क्या वो दोनों इसी तरह फिर कभी एक साथ यहाँ चाय फाउंटेन के सामने बैठ पाएंगे? इसका दिल चाहा वो सिकंदर से कहे, तुम पानी में सिक्का उछालो, तुम चाहते हो या नहीं, मगर मैं चाहती हूँ तुम रोमा दोबारा आओ, और अब की बात तुम मेरी खातिर रोमा आओ। उसकी कैफियत से अनजान वहां से उठ गया था। वो दोनों वहां से पैदल वापस जा रहे थे। सिकंदर ने अपने दोनों हाथ अपने ट्राउजर की जेबों में डाल रखे थे। वो बहुत मुतमईन सा लग रहा था। तुम्हारा कल का क्या प्रोग्राम है? इसने आस्तिकी से पूछा। बस ऑफिस ही जाना है, और तो कुछ खास नहीं। मैंने तुम्हें बताया था ना, कल ऑफिस में एक मीटिंग है, दोपहर 2-3 बजे तक मीटिंग खत्म होगी। इसके बाद होटल जाकर अपनी पैकिंग वगैरह करूंगा। कल रात 1-1:30 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा। 3:30 बजे की मेरी फ्लाइट है। वो अपने जाने की बात इतने सुकून से कर रहा था, जरा सा अफसोस, जरा सा दुख भी इसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो बहुत मुतमईन लग रहा था, जैसे कि वापस अपने घर जाने पर खुश हो। तुम कल रात का खाना मेरे घर पर मेरी और नैनी के साथ खाओ। अख्तियार इसने से दावत दी, जैसे उसके साथ वक्त गुजारने के लिए एक वजह तलाश की हो। डिनर? लेकिन लीजा, वो शायद इससे मदद करना चाहता मगर इसने इसे बात पूरी करने नहीं दी। इसने बहुत इसरार करके कहा था, प्लीज सिकंदर, इनकार मत करना, मुझे अफसोस होगा। तुम्हारी पेंटिंग मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ, मैं तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ। तुम कल आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सिकंदर ने एक पल के लिए इसके ये चेहरे की तरफ बगौर देखा था। वो इसे बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। फिर एक गहरी निगाह डालकर एक गहरी सांस लेकर बोला, बहुत दफा तुम्हारा और तुम्हारी नैनी का मेहमान बन चुका हूँ, बहुत बार तुम्हारे घर खाना भी खा चुका हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा इसरार है मुसफिरा तो मैं कल फिर आ जाऊंगा। वो एकदम ही मुस्कुराती थी। सिकंदर भी इसे मुस्कुराते देखकर मुस्कुराया था। मैं तुम्हें कल शाम में तुम्हारे होटल से पिक कर लूंगी। वो दोनों चलते हुए वहां तक आ गए थे जहाँ इसने अपनी गाड़ी पार्क की थी। नहीं, ये गलत बात है, मेरी दावत भी करो, मुझे लेने भी आओ, मैं ऑफिस की गाड़ी से आ जाऊंगा। तुम्हारे घर का पता मुझे याद है सेलोरिना।
अपने जुमले का आखिरी हिस्सा अदा करते हुए वो धीमे से मुस्कुराया था। थोड़ी देर बाद सिकंदर को इसके होटल उतारने के बाद वो अपने फ्लैट वापस जा रही थी तो इसकी आंखें नम होने लगी थी। इसने खुद को रोने से रोका, खुद को सरजनिश की। वो कल आ तो रहा है, वो कल इससे मिल तो रहा है, अभी वो जुदा तो नहीं हो गया। क्या पता कल वो कुछ ऐसा कह दे कि फिर इसका चले जाना बिछड़ जाना लगे ही नहीं। वो सिकंदर को इसके होटल छोड़ देने के बाद से ही कल शाम की इंतजार में लग गई थी। कल की शाम अपने साथ इसके लिए बहुत सारी खुशियां लाएगी। इसकी मोहब्बत एक तरफा नहीं है, वो खुद को यकीन दिला रही थी। सिकंदर ने इसकी खातिर अपनी जान खतरे में डाली थी, इसने इसके लिए अपना खून बहाया था, इसने अपने हाथों से इसके आंसू साफ किए थे। कैसे मान ले वो सब फरेब था। इसके सच्चे और बहुत अनमोल जज्बे इतने बेवकूफ नहीं हो सकते थे कि सिकंदर ने समझे बगैर, इससे कुछ कहे बगैर वापस चला जाता। कल वो इससे कुछ ना कुछ मनचाहा जरूर कह जाएगा। सिकंदर शहरयार कोई आस, कोई उम्मीद, कोई वादा इसकी झोली में डाले बगैर यहाँ से जा ही नहीं सकता। वो एक आस और निराश में घिरी सिकंदर की दावत की तैयारी कर रही थी। दिल अचानक ही उदासियों में गिरने लगता, फिर अचानक ही फिर उम्मीद सा होने लगता। नैनी के साथ मिलकर वो एक बहुत अच्छी और शानदार सी दावत का एहतमाम कर रही थी, जिसमें पाकिस्तानी खाने भी थे, इटालियन भी। पाकिस्तानी खाने बनाने से नहीं आते थे मगर खाती शौक से थी। पाकिस्तानी डिशेज नैनी बना रही थी, इटालियन डिशेज वो तैयार कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर इसने गुलदान में ताजा फूल सजा दिए थे। मेज पर नैपकिन्स, प्लेट्स, छुरी कांटे सब कुछ सलीके से तरतीब से रखे थे। वो खुद भी टकमटकाता लंबा सी स्कर्ट और गुलाबी सादा शर्ट पहनकर तैयार हो चुकी थी। बैल की आवाज सुनते इसका चीरा खिल उठा था। क्या पता वो आज जिससे कहते जो वो इसके लबों से सुनना चाहती है। अपने अपार्टमेंट का दरवाजा सिकंदर के लिए खोलते हुए वो जानती थी कि इसका चेहरा खुशी से जगमगा रहा है। चाहो से नरीना जीन्स और टी शर्ट पहने मुस्कुराता वो इसके सामने था। इसके एक हाथ में खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता था और दूसरे में दो खूबसूरत और फैंसी शॉपिंग बैग्स। एक अलग से शॉपर और भी था। चाहो वो मुस्कुराते हुए सामने से हटी और उसे अंदर आने के लिए रास्ता दिया। ये तुम्हारे लिए। वो दरवाजा बंद करके मुड़ी तो सिकंदर ने फूल और एक शॉपिंग बैग इसे पकड़ा दिया। ये क्या है? अपने रोमन दोस्त के लिए एक छोटा सा तोहफा, वो मुस्कुराकर बोला। वो फूलों की खुशबू सूंघने लगी थी। वो दोनों लिविंग रूम में आकर सोफे बैठ गए। लीजा सिकंदर के लिए तोहफे देखने लगी जो वो लाया था। वो इसके लिए फाइन आर्ट्स पर एक बहुत महंगी और नायाब किताब तोहफे में लाया था। बहुत कीमती लकड़ी से बनाई पोर्टेबल ईजर का सेट भी था, जिसमें पेंट्स, ब्रशेस और पैलेट वगैरह को रखने के लिए खूबसूरत खाने बने हो। 2 परफ्यूम्स थे, एक महंगा सा पेन का सेट था और साथ में चॉकलेट्स का एक डब्बा था। ये एक तोहफा है। वो भी इसके लाए तोहफे को देख रही थी कि किचन से नैनी भी वहां आ गई। आ गए बेटा, अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर ने देखकर एहतरामन खड़ा होता। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। नैनी ने दुआ देते हुए इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा था। आज के इस डिनर की तैयारी में नैनी ने इसका साथ इतनी ही खुशी से दिया था जितनी खुश थी। इसे कई बार शक सा हुआ था कि शायद नैनी इसकी कैफियत को समझ रही है। उन्होंने जबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा था मगर डिनर की तैयारी उन्होंने जिस जोश और खरोश से की और अभी सिकंदर को देखकर जो खुशी इनके चेहरे से जाहिर हुई वो इसे शक में मुब्तला कर रहा था कि नैनी को कुछ ना कुछ अंदाजा है इसकी सोचों का। दूसरा शॉपिंग बैग सिकंदर ने नैनी को दिया था। वो इनके लिए परफ्यूम और घर में सजाने के लिए चंद डेकोरेशन पीस लाया था। तीसरा शॉपर जो सिकंदर ने सेंटर टेबल पे रख दिया था, इसमें नाशपातियां थी। इसे इसकी पसंद याद रही थी। वो इसके लिए इसकी पसंद का फल लेकर आया था। खैर से आज रात रवानगी है बेटा? जी आंटी, सुबह ही हो जाएगी। नैनी तोहफा लेते हुए सामने वाली सोफे पर बैठे सिकंदर से पूछा था। सिकंदर वो अखलाक से नहीं जवाब दे रहा था। जितनी देर नैनी से बात करी थी वो इनकी तरफ मुतवज्जा था। वो इसे देख रही थी। वो बहुत सादा और आराम से अंदाज में मुस्कुराकर बोला था। इसे नैनी के देखने के अंदाज से लग रहा था वो इसे और सिकंदर को सोफे पर साथ बैठा बहुत गौर से देख रही थी। नैनी आप और सिकंदर बातें करें, मैं खाना लगाती हूँ। वो सोफे पर से उठने लगी। पता नहीं क्यों इसे रोना आने लगा था। सामने रखे सिकंदर के तोहफे अलविदाई तोहफे लग रहे थे, जैसे वो इससे बिछड़ने से पहले, इसे अलविदा कहने से पहले अपनी खूबसूरत यादें इन तोहफों की सूरत में इसके पास छोड़ना चाहता था। वो दोस्ताना अंदाज में इस तरह बातें कर रहा था जिस तरह किया करता था, फिर भी इसके बैठने का अंदाज विदा होने वाला लग रहा था। तुम दोनों बैठकर बातें करो, खाना मैं लगाती हूँ। नैनी से कंधे पर हाथ रखकर वापस बिठाते हुए बोली और किचन में चली गई। कहाँ खो गई? इसे गुमसुम सा बैठा देखकर सिकंदर ने पूछा। कुछ नहीं, वो जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुराई। चुप चुप सी लग रही हो आज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इसने जैसे एक दोस्ताना सी फिक्रमंदी जाहिर की थी। वो इसकी तरफ और देख रहा था। क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा मैं क्यों चुप हूँ, मैं क्यों उदास हूँ? इसका दिल चाहता वो सिकंदर से चीख कर पूछे, उसे झंझोड़े। हाँ, आज सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो बोल सकी तो मुस्कुराकर, महज इतना ही।
तो सुन, तो सेनोरिना, तुम्हें इस डिनर को मुलतवी कर देना चाहिए था, तबीयत ठीक नहीं थी तो आराम करती। वो इतने इत्मीनान से इसे ये हल बता रहा था। क्या इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो आज यहाँ से चला जाएगा? सुबह में तबीयत ठीक नहीं थी, अब बिल्कुल ठीक है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी पेंटिंग दिखाऊं। वो एकदम ही सोफे से उठी थी। सिकंदर इसके पीछे उठा, चक्कर दार्जिने से चढ़कर वो दोनों ऊपर आ गए थे। वो सिकंदर की तस्वीर की नोक बलक भी संवार चुकी थी। अब वो हर एतबार से मुकम्मल थी। किसी और हवाले से ये पेंटिंग इसके दिल के बहुत करीब थी, मगर एक आर्टिस्ट होने की हैसियत से वो जानती थी ये इसकी एग्जीबिशन में रखी जाने वाली तस्वीर में सबसे बेहतरीन और बेमिसाल तस्वीर होगी। काम तो वो हर तस्वीर पर ही दिल से किया करती थी, मगर यहाँ शायद दिल की धड़कनें भी इस तस्वीर के साथ हम आहंग हो गई थी। वाह, ग्रेट! क्या मैं इतना खूबसूरत हूँ लीजा? वो तस्वीर की तारीफ करते करते शरारती अंदाज में बोला। नहीं, मैंने तुम्हें खूबसूरत पेंट किया इसलिए खूबसूरत लग रहे हो। वो इसकी शरारत का शरारत भरे ही अंदाज में जवाब देते हुए बोली थी। तुम वाकई कमाल की आर्टिस्ट हो लीजा। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि फाउंटेन और इससे गिरता पानी सब कुछ जैसे जिंदा होकर फिर से सामने आ गया है। जैसे मैं किसी पेंटिंग के सामने नहीं बल्कि हकीकत में कैवली में इस फाउंटेन के सामने बैठा खुद को देख रहा हूँ। वो सच्चे दिल से इसके आर्ट की तारीफ कर रहा था। अपना आर्ट इस पल से बिल्कुल बेमायने और हकीर लग रहा था। आपने कोई खूबी इस पल खूबी नहीं लग रही थी। अगर वो इतनी अच्छी होती, अगर वो इतनी खूबियों के मालिक होती तो क्या इसे अच्छी न लग जाती? तब क्या वो इसे परदेश में मिली चंद रोजा एक दोस्त समझ कर यूं अलविदा कह पाता? लीजा, सिकंदर, आ जाओ बेटा, खाना लग गया है। शायद इसकी आंखें नम होने लगी थी जब जीने की से खड़े होकर नैनी ने इन दोनों को आवाज दी थी। सिकंदर की निगाहें हनूज अपनी तस्वीर पर थी। वो इसे नहीं देख रहा था। नैनी की आवाज इसने भी सुन ली थी। क्या तुमने मेरी आंखों के वो तमाम तासुर पेंट कर लिए जो करना चाहती थी? पेंटिंग से निगाहें उठाकर इसने इससे पूछा। मेरे ख्याल से तो कर लिए हैं। खैर छोड़ो इसे, चलो नीचे चलो, नीचे चलते हैं, नैनी खाने के लिए बुला रही है। वो ठीक है से अंदाज में मुस्कुरा कर बोली थी। सिकंदर ने सर इस बात में हिलाया था। चलो वो दोनों खाना खाने के लिए नीचे आ गए। आप लोगों ने तो वाकई मेरी दावत कर दी। इतने ज्यादा तकल्लुफ की कोई जरूरत तो नहीं। मैं खुद यहाँ मेहमान समझकर बिल्कुल नहीं आया। सिकंदर खाने की मेज पर चुने एक शाम के खानों को देखकर बोला था। नैनी इसकी खातिर तवाज़ा बड़े दिल से कर रही थी। उन्होंने तंदूरी चिकन का एक पीस काट कर इसके प्लेट में रखा। हम कभी तुम्हें मेहमान नहीं समझते। दोबारा जब भी रोमा हो इस घर को अपना ही घर समझ कर आना। नैनी ने इससे मुस्कुरा कर कहा था। पर तकल्लुफ खाने के बाद नैनी ने पूछा, अब क्या चलेगा, कॉफी या ग्रीन टी? वो खाने के दौरान ज्यादा वक्त खामोश रही थी, मगर इसकी खामोशी भी ज्यादा महसूस नहीं हुई थी कि नैनी सिकंदर से बातें कर रही थी। वो सिर्फ खामोशी से मुस्कुराती रही थी, जैसे इन दोनों की गुफ्तगू में भरपूर दिलचस्पी ले रही हो। कुछ भी नहीं आंटी, मैं बस अब चलूंगा। मेरी पेंटिंग थोड़ी रहती है एक्चुअली ऑफिस से मेरी पैकिंग थोड़ी रहती है। एक्चुअली ऑफिस से लेट आया था, मेरी पैकिंग पूरी नहीं हो सकी। सिकंदर नैनी के इस्तफसार पर मुस्कुराकर बोला था। वो तीनों मेज पर से उठ गए थे। इतने मजे का आपने मुझे खाना खिलाया कि अब फ्लाइट पर भी कुछ नहीं लूंगा। कल दोपहर से पहले तो अब मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहेगा। वो नैनी से खुशगवार और बाअखलाक अंदाज से बात करके खुदाफिज कह रहा था। जीते रहो बेटा, अल्लाह खैर से तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाए। नैनी ने पुरशफकत अंदाज में से दुआएं दी। तुम कैसे जाओगे सिकंदर? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, लीजा ने कहा। अपार्टमेंट के दरवाजे तक नैनी भी इन दोनों के साथ ही आई थी। इसकी जरूरत नहीं लीजा, आज ऑफिस की गाड़ी मुझे मिली है। नीचे ऑफिस का ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा है, वही मुझे एयरपोर्ट भी छोड़ेगा। वो जैसे इसे पहले ही से बता रहा था कि इसकी एयरपोर्ट रवानगी का भी बंदोबस्त हो चुका है। मुबादा वो चलने को ही ना कह दे। मैंने सिकंदर को वहीं से खुदाफिज कह दिया जबकि वो इसके साथ नीचे जा रही थी। सिकंदर पुरसुकून, मुतमईन और बहुत खुश नजर आ रहा था। इसकी सोचों से अनजाने से अपने घर, अपने शहर, अपने मुल्क जाने की जल्दी थी। खुशी थी। वो आंसू को अपने दिल पर गिरता महसूस कर रही थी। वो जो बहुत प्यारा हो उससे बिछड़ना कैसा होता है। वो ये दर्द पहली बार तो नहीं सह रही। जिंदगी ये दर्द तो इसे पहले भी दे चुकी है। इससे इसका अपना प्यारा घर छीना था, इससे इसकी बहुत प्यारी बहन बिछड़ी थी। तकदीर ने इसकी जिंदगी में बार बार ये दर्द सहना लिखा है। फिर वो आज क्यों टूट रही है? आंसू को पीते हुए अपने हौसले को मजबूत कर रही थी। वो दोनों चलते हुए इसके अपार्टमेंट की पार्किंग में आ गए जहाँ सिकंदर के ऑफिस की गाड़ी खड़ी थी। ओके सेनोरिना लीजा, मैं चलूं? गाड़ी के पास आकर रुकते हुए इससे बोला। जाओ सेनोर सिकंदर। इसको खुद को बहादुरी और हिम्मत के तमाम भूले हुए सबक याद दिलाकर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। सिकंदर ने बड़ी गर्मजोशी और खुलूस से इसका हाथ थामा। क्या मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? इसने इसकी आंखों में देखा था। नहीं, वो अंदर ही अंदर रो रही थी मगर ऊपर से बहादुर बनी मुस्कुरा रही थी। लीजा, तुम्हारा रोमा वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ अपनी जिंदगी के चंद बहुत ही यादगार दिन गुजारे हैं। रोमा की हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर, फूड, मौसम और लीजा।
सब बहुत अच्छे हैं। वो लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट लाकर कह रहा था। इसका हाथ अभी तक सिकंदर के हाथ में था। मैंने ट्रेवी में कॉइन नहीं उछाला था, फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी में दोबारा रोमांस जरूर आऊं और लीजा से भी मिलूं। वो इसका हाथ थामे मुस्कुराते हुए दोस्ताना लहजे में इससे अलविदाई जुमले कह रहा था। खैर, सिक्का नहीं भी उछाला तब भी क्या हुआ? तुम किस्मत पर यकीन रखती हो? क्या पता किस्मत हमें फिर मिलवा दे। किसी काम से तुम दोहा आ जाओ या किसी काम से मेरा रोमा या लंदन आना हो जाए और यूं इत्तेफाकिया हमारी फिर मुलाकात हो जाए। वो हंसकर बोला था। बस यही, तुम और कुछ भी नहीं कहोगे, यूं ही चले जाओगे। इसकी आंखों की सदा गीली होने लगी थी। वो कमाल हिम्मत से मुस्कुरा रही थी कि अपना भरम इसे बहुत अजीज था। जब इस दिल में इसकी मोहब्बत नहीं थी तो कुछ कहकर अपना भरम अपनी इज्जत गंवाने से हरगिज मंजूर न था। अगर कभी दोहा आओ तो मुझसे जरूर मिलना लीसा। सिकंदर ने इसका हाथ छोड़ दिया था। हाँ जरूर, इसने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। वो दोहा आकर इससे कहाँ मिलेगी, किस पत्ते पर मिलेगी, बताने की जहमत गवारा किए बगैर वो इसे दोहा आने की दावत दे रहा था। एक जख्मी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर उभर आई। सिकंदर गाड़ी में बैठ रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। सिकंदर ने इसे हाथ हिलाकर खुदाफिज कहा था। क्या ये शख्स अब मुझे जिंदगी भर कभी नजर नहीं आएगा? कहीं नजर नहीं आएगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो इसे हाथ हिलाकर जवाबन खुदाफिज कह रही थी। वो इसकी गाड़ी को अपने अपार्टमेंट से निकलता हुआ देख रही थी। जैसे ही सिकंदर की गाड़ी निगाहों से ओझल हुई, आंखों में कब से रुके आंसू एकदम ही बह निकले। वो अपना कोई भी अता पता निशान छोड़े बगैर इससे रुखसत हो गया था। वो इससे इस अंदाज में रुखसत होकर गया था जैसे अब जिंदगी भर वो दोनों शायद ही कभी एक दूसरे से दोबारा मिल जाएंगे, और वो दोबारा भी अगर कभी आई तो इत्तेफाकन आएगी। वो खुद से इससे फिर मिलने की कोई चाह नहीं रखता था। वो शिकस्ता कदमों से वापस ऊपर आ गई थी। वो सीधी अपने कमरे में गई थी। वो इस वक्त बिल्कुल तन्हा रहना चाहती थी, बिल्कुल गुमसुम। वो जैसे हारी हुई बैठी थी। इसकी आंखों से बेआवाज आंसू गिर रहे थे। चंद लम्हों के बाद कमरे का दरवाजा खुला था। नैनी अंदर आई थी। इसने सर उठाकर इन्हें नहीं देखा था। चला गया सिकंदर। इसके पास बैठकर उन्होंने आस्तिकी से पूछा। जी। इसने आंखों से गिरते आंसू बड़ी सरत से साफ किए। अभी ऊपर आते हुए पता नहीं किस चीज से ठोकर लग गई। बड़ी जोर से चोट लगी है नैनी। भर्राई हुई आवाज में इसने जैसे इन्हें अपने आंसू की तोहची देना चाहिए। तुमने इसे क्यों नहीं कहा लीजा जो तुम्हारे दिल में था? एक बार हिम्मत करके बोल तो देती बेटा। नैनी इसे दुख भरी नजरों से देख रही थी। नैनी, वो बस इतना ही कह पाई थी। तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा, तुम्हें पैदा नहीं किया, मगर पाला तो माँ बनकर ही है लीजा। माँ हूं तुम्हारी। क्या तुम्हारी अपनी बेटी के क्या माँ अपनी बेटी के दिल का हाल भी नहीं जानेगी? मैं तो ये बात इस वक्त भी जानती थी जब तुम कहती थी सिकंदर की सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन, खराबी उसका पाकिस्तान से ताल्लुक होना है। बड़ी हंसने खेलने और दोस्तियां रखने वाली है मेरी बेटी, मगर फिर भी मैंने इससे पहले कभी किसी अनजान शख्स के लिए आधी रात को रोमा से नेपल्स जाते नहीं देखा था। चंद रोज मिले हुए किसी शख्स के एक्सीडेंट होने पर यूं हल्कान होते न देखा था। इसकी खातिर अपने दिन रात, अपना सोना जागना, आराम सब कुछ भूल जाते नहीं देखा था। इसे अपने घर लाकर ठहराते नहीं देखा था। इसे कोई तकलीफ ना हो, उसे कोई बात बुरी ना लग जाए इस फकर में मुब्तला नहीं देखा था। नैनी के नरम लहजे में कई बातें सुनकर एकदम ही रो पड़ी। जब सिकंदर यहाँ ठहरा हुआ था तो अपने 10:30 के पास लिविंग रूम में फ्लोर कुशन पर बैठकर गुजारती थी। इस सुबह जब मैं फजर के लिए उठी, मैं वजू करके बाहर निकली तो तुम्हें फ्लोर कुशन पे बेआरामी से बैठे सोफे पर सिकंदर के नजदीक सर टिका कर सोते देखकर मेरे दिल को कामिल यकीन हो चुका था। तुम्हारी सिकंदर के लिए तवज्जो और इल्तफात वक्ती नहीं बल्कि बहुत गहरी है। तुम्हें मेरा इससे ये पूछना बुरा लगा था कि मैंने इसकी शादी और मंगनी की बात क्यों पूछी, मगर लीजा मैंने वो सवाल तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ बनकर सिकंदर से पूछे थे। तुम इससे मोहब्बत कर रही थी और तुम्हें इसकी जाती जिंदगी की कोई एक बात भी पता नहीं थी। वो बेख्तियार नैनी के कंधे पर सर रखकर ज़ारों कतार रो पड़ी थी। हाँ, मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी नैनी। वो मेरे लिए बहुत अहम बन गया था, मगर जो मैंने इसके लिए सोचा वो इसने मेरे लिए कभी भी नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो यूं खामोशी से चला ना जाता बिना कुछ कहे। वो नैनी के कंधे पर सर रखकर रोते हुए कह रही थी। तो तुम कह देती लीजा, इसके कुछ कहने का इंतजार क्यों करती रही? तुम बोल देती अपने दिल की बात इससे। और अगर जवाब में वो हंस पड़ता, ये कह देता कि लीजा महमूद, मैं तुम्हें इतना इमेच्योर नहीं समझता था कि महज चंद दिनों की मुलाकात को मोहब्बत समझने लगोगी, एक वक्ती ताल्लुक को उम्र भर का रिश्ता समझने लगोगी। फिर नैनी में क्या कहती, मैं तो अपनी ही नजरों में गिर जाती। और अगर वो ये कहते था कि इसने मुझे एक चंद रोजा वक्ती दोस्त समझा था जिससे यहाँ जाकर
यहाँ से चले जाने के बाद इसका कोई राब्ता रखने का कोई इरादा नहीं। वो बच्चों की तरह रो रही थी, मैं हार गई नैनी, मैं हार गई, मोहब्बत आपकी लीजा का नसीब नहीं, मेरा घर सैम और अब सिकंदर, एक एक करके मैंने अपनी हर मोहब्बत खो दी है नैनी। वो जो है नमाज पढ़ती हमेशा की तरह, इनके सजदे तवील थे और दुआएं महज आंसू। दुआ मांगने के लिए जैसे ही हाथ उठाती लबों से कोई लफ्ज अदा ना हो पाता, फकत आंसू होते जो कतार दर कतार बह ही चले जाते थे। अगर चित्ते गम से कभी कोई एक लफ्ज निकलते भी थे तो सिर्फ अल्लाह और मेरा बच्चा। वो कभी याद नहीं आता था, कब याद नहीं आता था, वो कभी इनके साथ नहीं होता था। कोई इसे याद ना करे, सब इसे भूल जाए, मगर वो तो अपनी बेटी को नहीं भूल सकती। माँ के लिए तो इसका बेटा अगर कत्ल भी करके आ जाए तब भी इसका बेटा ही रहता है। इसकी याद की तड़प इन्हीं रातों को गहरी नींद से जगा दिया करती थी। इसकी याद इन्हें हंसते हंसते रुला दिया करती थी। दिन भर ना जाने कितनी मरतबा उसे याद करके सबसे छुप कर रोया करती थी। ना जाने दुनिया की भीड़ में कहाँ भटक रहा था इनका बच्चा, इनकी जान, इनका सिकंदर। किसी लम्हे ऐसी तड़पती थी इनकी ममता कि दिल चाहता घर से निकल जाए, अपने बेटे को ढूंढने से खोजने। वो मिल जाए तो इसे भींच कर अपने सीने से लगा लें, इसका सर अपनी गोद में रख लें, बिल्कुल इस तरह जैसे इसे बचपन में अपनी गोद में भर लिया करती थी। उन्हें दुआ करके अपने हाथ उठा रखे थे। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, इसे अपनी अमान में रख। रोते हुए टूट कर लफ्ज इनके लबों से अदा हो रहे थे। वो फोन पर कह रहा था मैं ठीक हूँ, मैं खूब घूम फिर रहा हूँ, मैं ऑफिस के बाद सारा टाइम सैर तफरी में गुजारता हूँ। मगर वो माँ जानती थी कि इसका बेटा झूठ बोल रहा है। मैं जिसका दिल खुश करने के लिए, वो जिस पल अपने खुश और मुतमईन होने की खबर इन्हें दे रहा था, इन्हें इसकी आवाज तकलीफ और दर्द से भरी लग रही थी। इस रोज इनका दिल बहुत घबरा रहा था, तभी उन्होंने उसे फोन किया था, वरना बहुत जल्दी जल्दी इसकी सिकंदर से फोन पर बात नहीं होती थी। कि इससे बात होने पर खुद को संभालना, अपने जज्बात को काबू में रखना हमेशा इनके लिए बेहद कठिन हुआ करता था। वो इटली में था और अपने ऑफिस के काम से रूम गया हुआ था, मगर वो वहां ठीक नहीं था। ये इनकी ममता इन्हें बता रही थी कुछ हुआ था इनके बेटे को। इसकी आवाज में तकलीफ वो क्यों महसूस कर रही थी? लाख वो इसे हंसी और खुशगवारियत के पर्दे में छुपाने की कोशिश करता। कहीं चोट लगी थी इनके बेटे को या वो बीमार था। वो रोते हुए बेआवाज इसकी सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी उम्र, खुशियों के लिए दुआएं मांग रही थी। अब इनके सिकंदर को भी खुशियां मिलनी चाहिए थी। और कितनी सजा काटेगा वो? मुकर्ररा मुद्दत जिंदान में गुजारने के बाद तो बड़े बड़े से बड़े मुजरिम भी माफ कर दी जाती है। इनकी बेटी की सजा कब खत्म होगी? इनके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया था। उन्होंने घबराकर जल्दी से आंसू साफ किए। वो जाए नमाज लपेटते हुए उठी थी। आ जाओ। उन्होंने मसनूई मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई थी। कमरे का दरवाजा खोलकर जैन अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मू जान। वो मुस्कुराते हुए इनके नजदीक आ गया। वालेकुम अस्सलाम। प्यार भरी निगाहों से उन्होंने अपने छोटे बेटे को देखा। अब इनके लबों पर सच्ची मुस्कुराहट थी। जैसे छोटा बेटा इनकी निगाहों के सामने रहता है, इसी तरह इनका बड़ा बेटा क्यों नहीं रहता। जल्दी वापस आके बेटा, दिल में दर्द सा जागा था। जैन यहाँ है पर वो क्यों नहीं? उन्होंने बेटी की पेशानी चूमी। जी अम्मू जान, बस वो अली की तबीयत को सुनकर मुझसे मजीद रुका नहीं जा सका। और आमना शहरियार खान अपने बेटे को देखती रह गई। इनका बेटा अपने बेटे के मौसमी नजले जुकाम को सुनकर अपने सब काम छोड़ छाड़ पाका पाका सिंगापुर से वापस आ गया था। इनका आमना शहरियार खान का बेटा भी तो बीमार है। इनका बेटा तो बरसों से तना था। जैन से 4 दिन बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। इन्हें तो जमाने बीत गए थे इसे गले से लगाए हुए, इसे प्यार के हुए। इसे जी भर कर देखिए। इनकी खामोश निगाहों में इस पर एक शिकवा दर आया। मिल ली अली से। उन्होंने गहरी सांस लेकर मौजूद तब्दील किया। जी आते ही सबसे पहले अली से मिला हूँ, फिर सीधा आपके पास आया हूँ। पापा कहाँ हैं? जैन मुस्कुराकर बोला। स्टडी में है। उन्होंने नमाज के लिए बंदा दुपट्टा खोलते हुए उससे बताया। अच्छा मैं पापा से भी मिल लूं। वो इनके चेहरे को प्यार से देखकर कहते हुए कमरे से बाहर निकला था। उन्होंने सर भरकर जैन को जाते हुए देखा। एक बेटा निगाहों के सामने और एक निगाहों से इतना दूर, इतना उछल, जैसे वो कभी इनकी जिंदगी का हिस्सा था ही नहीं। वो खाने की मेज पर भी खामोश बैठी थी। इनका शौहर, बेटा, बहू, पोता सब खाने की मेज पर मौजूद है। वो अपने शौहर, अपने बच्चों के साथ है। फिर आखिर वो खुश क्यों नहीं है? इसलिए कि इस मेज पर वो मौजूद नहीं है। वो भी यहाँ बैठा होता तो ये मंजर कितना मुकम्मल लगता। सारी जिंदगी शौहर की इताअत में गुजारी थी, खामोश सर झुकाए रहती थी, इसलिए अब भी इनकी खामोशी किसी को ज्यादा महसूस नहीं हो करती थी। वो तो बरसों से मेहरे बलब थी, ना कोई शिकवा न शिकायत। दादी जान, आप मेरे लिए इतनी बड़ी स्पोर्ट्स कार्ड लाए हैं। इनके 2.5 साल के पोते ने वहां के हाथों से चावल खाते हुए बड़ी जोर से उन्हें बताया। वो इसे देखकर भरपूर अंदाज में मुस्कुराई थी। अब सिर्फ एक वही था जिसे देखकर, जिसकी तुतली जबान में इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर दिल खुश हुआ करता था। हाँ भी वो वाला का सही 2.5 साल की उम्र में 4 से 5 साल के बच्चे वाली बातें किया करता था। अपने दादा और ताया की जहानत इसने विरासत में ली थी। वाह भाई वाह, मजे आ गए मेरे बेटे के, वो हंसकर बोली थी। दादा जान, आप देखेंगे मेरी स्पोर्ट्स कार,
अगर अली दिखाएगा तो हम जरूर देखेंगे। शहरिया खान का सख्त, बेलचक और सरअंदाज भी पोते को देखकर मुस्कुराहटों में बदल जाया करता था। वो शौहर को मुस्कुराकर पोते से बातें करते हुए देख रही थी। मुस्कुराते हुए भी दिल के अंदर कहीं माता मुआता आंसू बह निकलने को बेकरार थे। खुशी के लम्हों में भी इनसे खुश हुआ नहीं जाता था। अपनी जिस नुमाइश की पुरजोश तैयारी वो इस बार रोमा में कर रही थी, इसका सिरे से इससे दिल ही उचाट हो गया था। इसे अपनी तस्वीर, अपनी नुमाइश, यहाँ तक कि अपना आर्ट भी सब कुछ बेमायने और बेकार लग रहा था। अगर इसका सोलो शो नाकाम हो गया तो भी क्या फर्क पड़ेगा, और अगर कामयाब हो गया तब भी जिंदगी में क्या तब्दीली रूनुमा हो जाएगी। ना कामयाब होने से ना नाकाम होने से वो तो उसे किसी भी तरह नहीं मिलने वाला था। कई दिनों से इसकी सैम से बात भी नहीं हुई थी। कनूतियत और डिप्रेशन इस पर ऐसा तारी था कि कुछ दिनों से इसने अपना सेल सिरे से ऑफ रखा था। इसके सेल पर कई बार ट्राई करने के बाद सैम ने घर के नंबर पर कॉल की तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। वो सैंड्रा के साथ अपेरा देखने गई हुई थी, इस ख्याल से कि शायद भी इसका दिल बहल जाए। वो वापस आई तो नैनी ने इसे सैम के फोन का बताया। अपने डिप्रेशन में वो सैम को भूलेगी। सैम यकीनन इसके लिए परेशान हो रही होगी। इसने इसी वक्त सैम का नंबर मिलाया। कहाँ हो लीजा, मैं कितना परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए, तुम्हारा सेल क्यों ऑफ था। इसकी आवाज सुनते ही वो बेचैनी से बोली, मैं ठीक हूँ सैम। वो मुख्तसर लफ्जों में बस इतना ही कह पाई। बचपन से अपनी हर बात इससे शेयर करने की ऐसी आदत थी कि इस वक्त जब ये सोच बैठी थी कि इस बेकार किस्से का सैम से जिक्र नहीं करेगी, ख्वाब में ख्वाब दूर बैठी सैम इसके लिए परेशान हो जाएगी, तब इसकी आवाज सुनते ही गला रख किया। लिजा क्या हुआ है स्वीटहार्ट, तुम रो रही हो। वो बेकरार से बोली। सैम, वो भर्राई आवाज में बोली, सैम मुझसे पेड़ नहीं किया जा रहा। मेरी एग्जीबिशन का क्या होगा, कितने कम दिन रह गए। से रोना किसी और पे आ रहा था और रो किसी और चीज का नाम लेकर रही थी। लिजा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। पिछले कई दिनों से तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मुझे कितनी खुश लग रही थी। मुझसे शेयर नहीं करती, मगर तुम्हारे लिजे की खनाक और तुम्हारी बेवजह हंसी मुझे बता रही थी कि कुछ ऐसा हुआ है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें खुश कर रहा है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कोई आ गया मेरी बहन की जिंदगी में, कोई है जो मेरी बहन को अच्छा लगने लगा है। मगर मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती सैम। वो रो पड़ी। उसे पता था वो बचकाना हरकत करी, मगर बहन के सामने भी ना रोती तो फिर और कहाँ जाकर रोती। सैम जवाबन एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी, जैसे सोच रही हो कि इस इंकिशाफ पर खुश हो या बहन के रोने पर दुखी। लिजा वो कौन है। वो एक पल की खामोशी के बाद इसने बहुत आहिस्ता में पूछा। वो अपने ऑफिस के काम से यहाँ आया था। मैं इससे पहली बार मिली तो मेरा दिल खुद ब खुद वही उसकी तरफ खींचने लगा था। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मगर वो मुझे अच्छा लगने लगा था। इनफैक्ट मैं अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती, मगर इसे भूलना मेरे लिए नामुमकिन है सैम। हालांकि वो मेरी जिंदगी से हमेशा लिए जा चुका है। इसके तस्वुर में सिकंदर का चेहरा आ रहा था। मुस्कुराकर इससे बात करता, कभी उदास, कभी कहका लगा कर हंसता। इसके चेहरे को तस्वुर में देखते वो रोना भूल गई थी। उस सिकंदर के चेहरे को तस्वुर में देखती सैम को मजीद बता रही थी। वो लायर था, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। वो पाकिस्तानी है। सैम इसकी बात काटकर कतरे बेअतबारी से बोली, जिस बात का यकीन ना हो। हाँ, और तुम एक पाकिस्तानी मर्द की मोहब्बत में मुब्तला हो गई हो लिजा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। मैं पापा के खिलाफ कुछ कहना चाहती हूँ और ना ही हाशिम के खिलाफ। कर लिजा, क्या हम बहनों ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तानी मर्द मुकत नहीं लिए कि हम ये समझ सके कि लोग फितरतन किस कदर खुदगर्ज और बेहिस होते हैं। सैम बहुत दुख और बेयकीनी से बोल रही थी। उसे जैसे इससे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। सैम, मैंने ये सब नहीं सोचा था। मोहब्बत सोच समझ कर नहीं की जाती सैम। मुझे याद है तुम्हारी शायरी के वक्त मैंने कहा था मैं पापा को ये खुशी कभी नहीं दूंगी। तुम्हारी शादी के वक्त मैंने ये कहा था कि मैं इनकी ख्वाहिश के मुताबिक किसी पाकिस्तानी मर्द से शादी कर लूं। मुझे अपने सब बातें याद हैं सैम, मगर मोहब्बत कर लेने से वो कोई मुझे मिल तो नहीं गया ना। वो तो मुझे हमेशा के लिए खुदाफिज कहकर जा चुका, मेरी जिंदगी से निकल चुका। फिर अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो पाकिस्तानी था या किसी और मुल्क से। ये तो मैं सिर्फ तुमसे शेयर कर रही हूँ। पापा को तो ये बात कभी पता भी नहीं चलेगी। हाँ, मोहब्बत कर लेने से वो कौन सा उसे मिल गया था, कौन सा इससे इसका कोई राब्ता रखने की उम्मीद थी जो वो सैम को समझाने और इससे बात पर कायल करने की कोशिश करती कि तमाम पाकिस्तानी मर्द बुरे नहीं होते। अगर इन बहनों का घर और सैम की जिंदगी पाकिस्तानी मर्दों की वजह से बर्बाद हुई थी, तब भी तो ये नहीं कहा जा सकता था कि तमाम पाकिस्तानी मर्द हाशिम, असद और महमूद खालिद जैसे होते हैं। सैम को कायल करना बेमाने था कि जिसके लिए वो इसे कायल करना चाहती वो तो कई रोज हुए जिंदगी से जा चुका था हमेशा के लिए। वो मेरी जिंदगी से जा चुका है सैम। वो मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खुद को बहुत दूर ले जा चुका है। गुलगी लहजे में बोलते हुए इसने फोन बंद कर दिया था। वो फोन बंद करने के बाद बहुत उदास और खामोश बैठी थी। क्या हुआ लीजा, क्या कह रही थी सैम। नन्ही किचन के कामों से फारिग होने के बाद सीधी इसके पास आई थी। वो खफा हो रही थी इस बात पर कि मैंने किसी पाकिस्तानी मर्द से एक तरफा मोहब्बत भी क्यों की।
वो फीकी सी हंसकर बोली, दिमाग खराब है इस लड़की का। सैम अपने लिहाज से बिल्कुल ठीक बात कह रही थी। नैनी, अगरचे ये मोहब्बत बिल्कुल बेकार है, जिसके लिए बहस हो रही है वो तो कब का जा भी चुका। फिर भी सैम की जिंदगी जिस तरह बर्बाद की गई है, इसके बाद वो कैसे किसी पाकिस्तानी मर्द को अच्छा समझ सकती है। वो तो ये चाहेगी कि मैं किसी पाकिस्तानी के पीछे इसकी मोहब्बत में एक तरफा तौर पर मुब्तला होकर उदास होकर अपना एक लम्हा भी जाया ना करूं। वो उदास लहजे में बोली थी। क्या बर्बाद हुई है सैम की जिंदगी लीजा। माशाल्लाह पैसे में खेल रही है, दौलत, नौकर चाकर, ऐशो आराम, मियाँ उम्र में कुछ बड़ा है तो क्या हुआ, इसे चाहता तो है, इसके नाज उठाता है। नैनी एकदम ही खफकी से बोली थी। इनके चेहरे पर नापसंदीदगी और नाराजगी झलक रही थी, जैसे लीजा की बात से इत्तेफाक करने को हरगिज तैयार नहीं। कुछ बड़े नहीं हाशिम असद, सैम से पूरे 15 साल बड़े हैं नैनी। एक बीवी को फारिग कर चुकी है, 3 बच्चों के बाप है, दौलत से खुशी नहीं मिलती नैनी। सैम की इनके साथ कोई मुताबिक ही नहीं। कहाँ सैम और कहाँ वो शादीशुदा मर्द। सैम ला खुद को खुद जाहिर करे, आप चाहे यकीन कर लें इसकी झूठी हंसी का, मगर मैं इसकी बहन हूँ। मैं जानती हूँ इसने पापा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, अपनी ख्वाहिशात और आरज़ू को गला घोट दिया है। वो एक समझौते की जिंदगी गुजार रही है नैनी। वो दुख भरी लहजे में बोली थी। नैनी ने बुरा सा मुंह बनाकर यूं खामोशी इख्तियार की थी जैसे इसकी किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं करती। खैर, हम इस मौजू पर बहुत बार बात कर चुके हैं, छोड़िए इस टॉपिक को। ये बताएं मुझे कॉफी मिलेगी। इस मामले में इसकी और नैनी की सोच में इतना फर्क था कि जरा सी देर इस मौजू पर बात होती तो इन दोनों ही का मूड खराब हो जाता। वो सैम के खिलाफ कुछ सुनना गवारा नहीं करती थी और नैनी जिससे वाले हना चाहते निछावर किया करती थी, इसके लिए बिल्कुल माँ जैसी ममता लुटाया करती थी। सैम के लिए पता नहीं क्यों इनका दिल इतना सख्त हो जाया करता था। बचपन में जिस तरह इसने नैनी को पहली ही नजर में अपनी आया से बढ़कर अपनी माँ मान लिया था, सैम ऐसा नहीं कर सकी थी। इसने बचपन में नैनी को बहुत तंग किया था। शायद लीजा बहुत तबूसी बची थी, इसलिए नैनी की हिफाजत में आ जाने पर खुश हुई थी, जबकि सैम इसके खिलाफ शरारती और नटखटी। सो नैनी को तिगनी का नाच नचाए रखती। वो फरमाबरदारी से नैनी की अहकामात मान लिया करती थी, जबकि सैम इनकी घर को रिबिलियस प्रिंसेस सरकश थी। नैनी के अहकामात को तो क्या खाते मिलाती। सैम उल्टे ऐसी हरकतें कर जाती कि नैनी को अक्सर व बेशतर खासी सख्ती से डांट पड़ जाती थी। सैम ने बचपन में नैनी को बहुत तंग किया था। इन्हें महमूद खालिद से बहुत बार डांटे पड़वाई थी। बहनों का वो बचपन कब का गुजर चुका था, मगर नैनी ने जैसे सैम को इसकी शरारतों और हुक्म अदूलियों के लिए कभी माफ न किया था। ऐसे नैनी के सैम से इख्तलाफात की वजह चूंकि पता थी, इसलिए वो इस वक्त इसने मौजू तब्दील करने की कोशिश की थी। खाना खा लिया तुमने? इन्हें इसके खाने की फिक्र हुई थी। जी नहीं, सेंड्रा के साथ ही खा लिया। अब बस आप कॉफी पिला दे। नैनी सर हिलाती इसके पास से उठ गई। अगले रोज सुबह ही सुबह सैम का फोन आया था। वो जानती थी सैम इसके लिए परेशान है, वो इसके लिए बहुत फिक्रमंद है। कल से तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ लीजा। तुम्हारी रोती हुई आवाज ने मुझे रात में एक पल भी सोने नहीं दिया। वो इसकी आवाज सुनते ही बोली थी। मैं ठीक हूँ सैम। वो बेड पर लेटी थी। सैम के फोन से इसकी आंख खुल चुकी थी। अगर ठीक हो तो फिर मेरी बहन की आवाज हमेशा की तरह हंसती और मुस्कुराती क्यों नहीं लग रही। वो जवाबन चुप रही। लिज प्लीज खुद को संभालो, जो जा चुका है इसे भूल जाओ, जिंदगी खत्म नहीं हुई। देखना तुम्हारी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां और इतनी ढेर सारी मोहब्बतें आएंगी कि तुम इन्हें समेटते समेटते थक जाओगी। मैं खुद को समझा रही हूँ सैम, मुझे थोड़े दिन लगेंगे, मगर मैं खुद को समझा लूंगी कि वो चंद दिनों के लिए मुझे मिला था और वो हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया। मैं शायद जिंदगी में अब कभी दोबारा इससे मिल भी नहीं पाऊंगी। शायद वो मुझे ख्वाब में मिला था, आंख खुली है तो वो कहीं नहीं है। इसकी आंखों में नमी आ गई और वो आहिस्ता आवाज में बहुत धीमे लहजे में बोली थी, हाँ तुम्हें ऐसा ही करना होगा लिज, और तुम्हें अपनी शो की इसी तरह तैयारी करनी होगी जिस तरह पहले कर रही थी। तुम्हें पता है ना लिज, मैं तुम्हारे आर्टिस्ट होने पर कितना फख्र करती हूँ। मेरी बहन एक कामयाब और मशहूर मुसव्विरा है। मैं हर एक को फखरिया बताती हूँ। तुम मेरी खातिर अपनी पेंटिंग्स कंप्लीट करो। मैं चाहती हूँ तुम्हारा शो बहुत कामयाब रहे। आर्ट्स के नका तुम्हारे काम को खूब सराहें। आर्ट्स के कदरदान तुम्हारी पेंटिंग्स खरीदने के लिए बेकरार हो जाए। आर्ट गैलरी तुम्हारा काम अपने पास लगाने के लिए तुम्हारी मिन्नतें करें। तुम्हारा मुंह मांगा तुम्हें मुआवजे में दें। मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ लिज। बहन की वाले अनावत इसकी आंखों में खुशी के आंसू ले आई थी। इसने सैम से वादा किया था वो फिर से अपनी शो की तैयारी शुरू करेगी। वो कामयाब होगी, वो सैम को मायूस नहीं करेगी। इसके आर्टिस्ट होने पर सैम ने हमेशा फख्र किया कि वो सैम ही थी जिसकी हिम्मत दिलाने और हौसला बनाने के सब वो फाइन आर्ट्स पढ़ पाई थी, मुसव्विरी को बतौर प्रोफेशन इख्तियार कर पाई थी। वरना महमूद खालिद तो इसे इसकी ख्वाहिश के बरखिलाफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ धकेलना चाहते थे। नाश्ते के फौरन बाद वो अपने ऊपर स्टूडियो में आ गई थी।
चीख चीख कर रोती हुई मरियम और इसे अपनी गिरफ्त में जकड़े सिकंदर, दोनों ने उसे देख लिया था। इसके कदम जमीन में यूं गड़ गए थे जैसे वो अब इन्हें जिंदगी भर कभी उठा नहीं पाएगा। सिकंदर फौरन उम्मे मरियम के ऊपर से हटकर सीधा खड़ा हुआ। इसकी कमीज के तमाम बटन आगे से खुले थे। इसकी नाक और होठों के पास से खून बह रहा था। इसके चेहरे और गर्दन पर उम्मे मरियम के नाखूनों के निशान आते जो इसने खुद को बचाते हुए मज़ाहमत के दौरान सिकंदर पर डाले थे। इनके खूबसूरत लिविंग रूम में रखे कई खूबसूरत गुलदान और दीगर आराइशी अशिया यहाँ वहां छुट्टी पड़ी थी। जैसे भागकर खुद को सिकंदर के शिकंजे से बचाती मरियम इन चीजों से टकराई थी। रोती हुई बिल्कुल तबाहाल मरियम ने ढाल सी लड़खड़ाती हुई कालीन से परे से उठी थी। इसके चेहरे, बाजू और गर्दन पर सिकंदर की दस्तराजी और इसके निशान रकमते जाते वक्त उम्मे मरियम को जीन्स के ऊपर जिस खूबसूरत टॉप पे वो देख कर गया था, इसका वो टॉप जगह जगह से फटा था। नीम बरन हालत में इसके सामने खड़ी थी। इसे इस हालत में देखकर इसका शर्म और गैरत से जमीन में गिर जाने को दिल चाहता था। उम्मे मरियम दौड़कर आकर इसके गले लगकर रो पड़ी थी। वो इसके गले लगकर धाड़े मार मार कर रो रही थी। मुझे इस दरिंदे से बचा लो जैन, ये मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहता था। खुदा के लिए मुझे इससे बचा लो, मुझे छुपा लो जैन इस दरिंदे से। यू बेच। मुझे से खून साफ करते सिकंदर ने मरियम को गाली दी। वो फौरन इसके पास आया था। मैंने तुमसे कहा था ना जैन, ये लड़की ठीक नहीं है, एक दरकिरदार लड़की है जैन। सिकंदर को अपने सामने खड़े देखकर इसकी आंखों में खून उतर आया था। इसके पांव जिन्हें वो हिला नहीं पाया था, इनमें एकदम ही जान आ गई थी। इसने अपने गले लगी वह मरियम को खुद से दूर उठाता और कत्ल कर देने के इरादे से सिकंदर की तरफ बढ़ा। रोती हुई मैं मरियम के पास मुझे आ गई। वो जैसे शर्म वगैरह से करती मरियम को मजीद नींद भरा हालत में देख नहीं पा रही थी। उन्होंने अपनी शाल उतार कर मरियम के ऊपर डाल दी थी। मरियम एकदम उनके गले लग गई। आंटी वो जान की शाल में लिपटी इनके गले लगकर ज़ारों को तार रही थी। शरीर खान अपनी जगह बिल्कुल सुन खड़े थे। इसने सिकंदर के मुंह पर खींच कर एक थप्पड़ मारा था। जैनी लड़की झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, ये मक्कार लड़की ड्रामा कर रही है। इतनी जरूरत थी अभी भी सिकंदर शहर में इसके सामने खड़ा हो सके। इसके कानों में मरियम की रोने की आवाजें गूंज रही थी। इसे वो शाल में अपनी महंगी छुपाती नजर आ रही थी। अगर इस शख्स के पास रिवॉल्वर होता तो इसकी तमाम गोलियां सिकंदर के सीने में उतार देता। इसने दूसरा, तीसरा, फिर चौथा थप्पड़ मारा था सिकंदर के मुंह पर। इस पे खून सवार था। वो सिकंदर पे पल पड़ा था। वो इसे लाते गुस्से मुक्के मार रहा था। बेगैरत इंसानों में मरियम पर गंदी नजर डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिकंदर खुद को इससे बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो खुद इसके ऊपर नहीं हाथ उठा रहा था। इसी घिनौनी हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ जाने के बाद वो इस पर हाथ उठा कैसे सकता था? मुजान, शर्म, गैरत और सदमे से चूर उम्मे मरियम को सीने से लगाए खड़ी थी, जबकि शरीर खान अपने वाली हैरत शहजादे का असली और घिनौना रूप देखकर बिल्कुल गुमसुम और साकित खड़े थे। वो सिकंदर को पूरी तरह मार रहा था। वो इस बेगैरत इंसान को लहूलुहान कर चुका था, मगर इससे लहूलुहान करने के बाद भी इसका जुनून थम नहीं रहा था। इसका दिल चाह रहा था वो सिकंदर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पापा जैन को समझाएं, इससे कहे मेरा यकीन करे, ये लड़की झूठ बोल रही है, मक्कारी कर रही है, ये बहुत मक्कार, बहुत खतरनाक लड़की है। पापा वो जलील शख्स खुद को बचाने के लिए इस मासूम लड़की पर इल्जाम लगा रहा था। इसका दिल चाह रहा था वो सिकंदर के ऊपर थूकते। जैन बस करो। शहरियार खान जैसे एकदम ही सख्ती की कैफे से बाहर निकले थे। वो इनके रोकने पर भी नहीं रुका था। पापा मैं आ जाए तो इसकी जान ले लूंगा या अपनी जान दे दूंगा, मैं जलील बेगैरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से और जुनून में सिकंदर को मारता पागल सा हो रहा था। पापा आप जैन को समझाइए, मुझे बिल्कुल गलत समझ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया पापा, ये सब इस नागन का मुझसे इंतकाम है। सिकंदर ने फिर शहरियार खान को पुकारा था। इसने फिर उम्मे मरियम पर इल्जाम तराशी की कोशिश की थी। शहरियार खान इन दोनों के करीब आ गए थे। वो इस सिकंदर को छुड़ा रहे थे। चंद मिनटों की कोशिश के बाद वो इसे सिकंदर के पास से हटा लेने में कामयाब हो चुके थे। वो फूली सांसों और नफरत भरी निगाहों से बुरी तरह जख्मी हुए सिकंदर को अब दूर हटकर खड़ा देख रहा था। इन दोनों भाइयों के दरमियान अब शहरियार खान खड़े थे। पापा जैन को समझाएंगे लड़की। सिकंदर फिर उम्मे मरियम के ऊपर कोई बहुतान तराशी करना चाहता था, मगर शहरियार खान ने जोरदार थप्पड़ उसे आगे मारा और उसने बात पूरी नहीं करने दी। पापा सिकंदर मुंह पर हाथ रख के बाप को देख रहा था। शहरियार खान सिकंदर को शदीद गुस्से में देख रहे थे। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए? ये लड़की तुम्हारी होने वाली भावज है, तुम्हारे भाई की मंगेतर है क्या? इसीलिए आज इस सुबह इस रिश्ते के खिलाफ बोल रहे थे? तुम खुद अपने भाई की मंगेतर पर खलीज निगाहें जमाए बैठे थे। शहरियार खान सिकंदर पर बहुत जोर से दौड़ती बेगैरत और बदकिरदार, मैं नहीं, ये लड़की है पापा, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। इसने खुद मेरे पीछे पड़ी है। She is trying to seduce me. She is an adulteress. पापा उम्मे मरियम के लिए सिकंदर की इन घटिया तरीन अल्फाज पर इसका दिल चाहा वो इसको यही खड़े खड़े जान से मार डाले। इसकी अब इसका निशाना बनी। अपनी बेलेबासी चबाती मरियम मुजान के गले लग लग कर ज़ारों कतार रो पड़ी। इज्जत भी इसकी खराब करने की कोशिश की थी और भूतान भी इसी में बांधा जा रहा था।
आंटी मैं आपके घर पर जिस दिन से सिकंदर से मिली हूँ मुझसे कह रहे हैं मैं जैन से मंगनी तोड़ दूं। मेरे इनकार पर इसने मुझे धमकी दी थी कि मुझे जैन की तो क्या किसी के भी काबिल नहीं छोड़ेगा। ये कहा करता था इसका सगा भाई इसकी मंगी तरह से इसका दिल चाहता। वो अपने कानों पर हाथ रख लिया। अब जिंदगी में कभी रिश्तों पर एतबार किस तरह कर सकेगा वो। यू ब्लडी बिच, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा मैं जान से मार दूंगा इस नागन को। अपनी मकरू और गुनामी शक्ल सब पर आया होती देखकर बौखला था सिकंदर। गुस्से में आपे से बाहर होकर फौरन ही उम्मे मरियम की तरफ लपका था, मगर शेर खान ने इसके सामने आकर इसे आगे बढ़ने से रोक दिया अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए। और कितना नीचे गिरोगे सिकंदर, वो इसे गैज़ो गज़ब से देख रहे थे। पापा आप इस पक्कार लड़की को सच्चा और मुझे झूठा समझ रहे हैं। मैं किस कदर ढिलाई थी इस बेगैरत इंसान में। इसका गुनाह सब लोग देख चुके हैं, जानने के बावजूद वो झूठ बोले जा रहा था। मगर शरीर खान ने इसे आगे और कुछ बोलने नहीं दिया। अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए इस मासूम लड़की पर इल्जाम लगा रहे हो। जरा हालत देखो अपनी भी इसकी भी। मेरे सर ने दामद से झुका दिया। सिकंदर तुमने मेरा बेटा इतना याश और बरकतदार कैसे हो सकता है? ऐसे रिश्तों की इज्जत कभी पास नहीं। ये मेरा वो बेटा है जिससे मैंने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। ये मेरा वो बेटा है जिसे मैं रात जानशीन बनना था। मेरे बाद मेरी जगह संभालनी थी। रिश्तों की धज्जियां उड़ाने वाला। पापा आप भी जैन की तरह मुझे को कसूरवार समझ रहे हैं। पापा आप खुद को मजलूम और बेकसूर साबित करने की बक्कारी करता वो बद किरदार शख्स न जाने और क्या कहना चाहता था, मगर शहरियार ने इसे इसकी बात मुकम्मल नहीं करने दी। मत कहो मुझे पापा, तुम आज से यह हक हमेशा के लिए खो चुके हो। अपने नफ्स का गुलाम, अपने ही घर की इज्जत पर डाका डालने वाला मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। शेर खान की चीख ने इनके घर की दर दीवार को हिला दिया था। पापा आप मुझसे सच्चाई सुने बगैर मुझे कैसे मुजरिम करार दे सकते हैं? मेरी बात तो आपने सुननी है, आपको सुनना चाहिए। पापा झूठ पर झूठ बोलते सिकंदर पता नहीं शरीर खान से क्या कह रहा था। और शेर खान जवाब में इसे क्या कह रहा था? इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसे अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो मैं मरियम की जिसकी अगर कुछ दिखाई दे रहा था वो तो सिया शाल में अपनी आप को छुपाती। और मैं मरियम जो मुजान के गले से लगी थी खौफ से अभी तक कांप रही थी। मैं मरियम का सिया शाल में छुपा वजूद देखकर इस पर फिर से खून सवार होने लगा। एकदम ही शरीर खान के बहुत जोर से चीखने से वो चौंक कर उन्हें देखने पर मजबूर हुआ था। वो सिकंदर की किसी बात के जवाब में बहुत जोर से दहाड़ते, बस सिकंदर बस। एक रेपेस्ट मेरा बेटा कभी भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने घर से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर, अपनी दौलत, अपनी जायदाद और अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूँ। और मैं वसीयत करता हूँ कि मेरे मरने पर भी तुम्हें मेरे घर में कदम रखने की इजाजत न दी जाए। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। आज के बाद जिंदगी भर मुझे अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना। शहरियार खान का अंदाज बहुत बेलचक और फैसला कौन था। मुजान आप समझाएं पापा को। देखे पापा मुझे क्या कह रहे? इसने मजलूमियत के ड्रामे करते सिकंदर को मुजान को रोकर पुकारते सुना। वो रोकर खुद को मजलूम और बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। मरियम को गले लगाए मुजान खुद भी मुसलसल रो रही थी। शरीर खान सिकंदर की तरफ शदीद गुस्से के आलम में बढ़े थे। इनकी हाकमियत, इनका अपने फैसले मनवाना इन सब ने बहुत देखा था, मगर इनका ये जुनून और ये गुस्सा वो सब पहली बार देख रहे थे। इनकी आंखों में खून और चेहरे पर बहुत सख्ती थी। सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे यहाँ से दफा हो जाने को कह रहा हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर सिकंदर का हाथ पकड़ा। वो इसे लिविंग रूम से बाहर ले जा रहे थे। बहुत देर से चुप खड़ी मुजान ने एकदम ही रोते हुए शहरियार को पुकारा था। शहरियार प्लीज इस तरह मत करे, वो कहाँ जाएगा? शहरियार खान ने गज़ब से उन्हें देखा। गुस्से में एक जुनूनी सी कैफियत नुमाया थी। तुम बीच में मत बोलो आमना। अगर तुम्हें इस एडल्टर से ज्यादा हमदर्दी हो रही है तो मैं तुम्हें अब भी तलाक के 3 बोल बोल कर फारिग करता हूँ। तुम भी इसके साथ ही मेरा घर छोड़कर जा सकती हो। एक जानी मेरा बेटा नहीं हो सकता। इसकी हिमायत करने वाले से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। ये गुनाह तो मैं अपने बाप का भी माफ ना करूं। शहरियार खान का ऐसा गुस्सा, ऐसा जुनून इन सब में किसी से भी नहीं देखा था। किसी ने इनका गुस्सा देखकर खुद भी साकित सा खड़ा था। वो इनकी दाढ़ती आवाज सुनकर मुजान की अब मजाल न थी कि कुछ बोल पाती। वो सिकंदर का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लिविंग रूम से बाहर ले जा रहे थे। वो खामोश तमाशाई की तरह इस सारे मंजर को देख रहा था। मुजान ने कार सदमे से निढाल होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। गुजारो कतार रो रही थी। उम्मे मरियम इस तरह इनके गले से लगी सिसक रही थी। शरीर खान सिकंदर को खींचते हुए लिविंग रूम से बाहर ले गए थे। वो वहां पर इसी तरह बुद्ध की माने साकित खड़ा था। महज चंद घंटों के अंदर इतनी खुशियों का जहां उजड़ चुका था, इसका हर ख्वाब बिखर चुका था। वो उम्मे मरियम से निगाहें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। इसका अपना सगा भाई, इसकी इज्जत और नामोस की धज्जियां बखेर गए थे। इसे बाहर से शरीर खान के चिल्लाने, सिकंदर को घर से निकालने और सिकंदर की मिन्नत और उसके रोने की आवाजें आ रही थी। इसने एक नजर सकती हुई उम्मे मरियम और आंखें बंद करके फूट फूट कर रोती मुजान पर डाली थी। इसके अंदर इन दोनों से किसी को भी चुप कराने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें डाल से कदमों से चलता
लिविंग रूम से जाने लगा था। ऐसे अपने घर का गेट बहुत जोर से खोले जाने और फिर बंद किए जाने की आवाजें आई थी। इनके घर पर मौत का सन्नाटा छाया था, इसलिए हर आवाज और आहट आवाज सुनाई दे रही थी। वो अपने कमरे में आ गया था। वहशत के आलम में वो कमरे की दीवारों से सर मार मार कर रहा था। वो जैन शहरियार जरो कता रहा था। वो अब उम्मे मरियम का सामना कैसे कर पाएगा? वो इससे क्या कहेगा, कैसे कहेगा? क्या वो इससे ये कह पाएगा कि जो कुछ भी हुआ इसे भूल जाओ? इसकी जिंदगी का पहला ख्वाब, पहली उम्मीद और पहली मोहब्बत इसके अपने सगे भाई ने किस तरह बर्बाद की थी, किस तरह इसने इससे इसकी खुशियां छीनी थी। इस पूरी रात इनके घर पर मौत का सन्नाटा तारी था। अम्मू जान अपने कमरे में बंद रोती रही थी। शहरियार खान ने खुद को अपनी स्टडी में बंद कर लिया था और उम्मे मरियम वो अपने कमरे में थी। मुझे लग रहा था वो तमाम अफराद एक दूसरे का सामना करने से कतरा रहे हैं। वो तमाम अफराद एक दूसरे से निगाहें मिलाने से डर रहे हैं। बाहर नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। उनके घर में रिश्तों और एतबार की मौत का शोक मनाया जा रहा था। जाता हुआ साल इसके जिंदगी की पहली खुशी, पहली हसीर सी जिंदगी छीन कर ले गया था। सुबह हो चुकी थी मगर इसमें सकत न थी अपने कमरे से बाहर निकलने की। उम्मे मरियम का सामना करने की अपने नाम की अंगूठी से पहनाकर इस जिंदगी भर के लिए इसकी हिफाजत और खुशियों की जिम्मेदारी कबूल की थी और वो अपने ही घर बारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम न कर सका था। इसकी इज्जत और आबरू की रखवाली न कर सका था। वो शायद पूरा दिन यूं ही कमरे में बैठे गुजारते तक कि इसके कमरे के दरवाजे पे दस्तक देकर उम्मे मरियम अंदर आ गई थी। उसे एक नजर देखकर इसने शर्म से फौरन नजरें झुका ली थी। वो इससे क्या कहे, कैसे कहे? वो खामोशी से चलती उसके पास आ गई, उसके बराबर में बैठ गई। वो बिल्कुल खामोश थी। वो दोनों एक दूसरे नजरें चुराए फर्श को घूर रहे थे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसे एहसास हुआ कि उम्मे मरियम रो रही है। इसने बेख्तियार नजरें उठाकर उसे देखा। मरियम, दर्द और कर्ब की शिद्दत ने इसे मजीद कुछ बोलने नहीं दिया। सिकंदर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जैन? मैं तो बिल्कुल शफाफ थी, बिल्कुल अनछुई थी। वो रोते हुए बोली, तुम अभी भी शफाफ हो, तुम मरियम हो, तुम पाकीज़ा हो, तुम शफाफ हो। इसने तड़प कर कहा था। इस पर किरदार शख्स ने जो मेरा भाई था मुझे कुछ कहने के लायक नहीं छोड़ा। मैं तुमसे कैसे माफी मांगू मरियम? बोलते हुए इसकी निगाहें फिर झुक गई थी। इसका गला रंग गया था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है जैन, तुम मुझसे माफी मत मांगो। मरियम की रंदी आवाज ने सर झुकाते हुए ही सुनी थी। चंद सेकंड्स के लिए इनके दरमियान फिर खामोशी हायल हुई थी। मैं आज वापस जा रही हूँ जैन। मरियम के इस जुमले ने इसे बेख्तियार नजर उठाने पर मजबूर किया। मरियम के चेहरे पर बिखरे आंसू देखकर इसका दिल तड़प कर रह गया। ये आंसू इस लड़की को जैन शहरिया के घर पर जैन शहरिया के भाई ही ने दिए थे। वो किस मुंह से इन आंसू को साफ कर पाता? मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ मरियम। एक पल इसके चेहरे को देखते हुए रहने के बाद वो आस्तिकी से बोला, नहीं जैन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। मरियम का लहजा तो करा था। क्यों मरियम? इसने तड़प कर पूछा। मरियम ने दो बड़ी नजरें इस पर से हटाई। वो उंगली से मंगली से अंगूठी उतारी थी। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो जैन। मैं सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी मगर कल शाम जो हुआ इसके बाद अब मैं खुद में इतना हौसला नहीं पाती कि इस रिश्ते को बरकरार रख सकूं, इस घराने की बहू बन सकूं। मुझे माफ कर देना जैन, मगर मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते कायम नहीं रख सकूंगी। वो मरियम ने दुख से इसे देखते हुए अंगूठी बैठ पर उन दोनों के दरमियान खाली जगह पर रख दी। उसमें से गंग चुपचाप उसे देख रहा था। वो गलत नहीं कह रही थी, वो गलत नहीं कर रही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कोई इज्जतदार लड़की सोच भी नहीं सकती थी कि इस फैमिली का हिस्सा बने जहाँ कोई इस पर बुरी नजर रखता है। मरियम, मुझे माफ कर दो, मैं अपने घर पर तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ न दे सका, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो भर रही आवाज में बोला। तुम खुद को कोई इल्जाम मत दो जैन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो जैन, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते। जब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत भी नहीं तो फिर मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो मरियम? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। क्या अब कैंपस में भी अजनबियों की तरह मिला करोगी? तो कर सकने से इसकी आवाज कतरे बुलंद हुई। मरियम ने दुख से भरी एक गहरी सांस ली थी। वो अपने गालों में बिखरे आंसू साफ कर रही थी। मैं लॉस एंजलिस नहीं जा रही, मैं अपने पापा के पास वापस जा रही हूँ। मैं छूट गई हूँ जैन, अभी बहुत अरसा लगेगा मुझे खुद को संभालने में। मेरे ख्वाब बिखर गए, पता नहीं मैं अपनी स्टडीज फिर से कभी शुरू कर भी पाऊंगी कि नहीं। वो लॉस एंजलिस नहीं जा रही थी, वो तो हमेशा के लिए जुदा होने की बात कर रही थी। खुदाया, वो इसे कैसे रुके, क्या कहे? और मरियम उसके पास से उठ गई थी। आई लव यू जैन, सरखुशी की तरह इसकी आवाज इसकी समातों से टकराई थी। मत जाओ मरियम, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। वो एकदम ही उठा था। इसने इसके दोनों हाथ थाम लिए थे खुद पर से। इख्तियार खोती हुई मरियम उसके गले लगकर रो पड़ी। जैन, हमारी किस्मत में जुदाई लिखी है। मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप और भाई को छोड़ दो। मेरी मजबूरी ये है कि जैन कि अब मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। मैं इस घर की बहू नहीं बन सकती। चाह मेरी इज्जत। फिलहाल बीच की चुप हुई। प्लीज मुझे मत रोको, प्लीज मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं इस तरह टूटूंगी कि फिर जिंदगी पर खुद को जोड़ नहीं पाऊंगी। वो भर्राई आवाज में शदीद तकलीफ से बोल रही थी। वो बिल्कुल बेदम सा हो गया चंद सेकंड इसके लिए। गले लगकर रोते रहने के बाद मरियम इससे अलग हुई। इसने अपने आंसू खुश किए। वो जैसे कोशिश करके खुद को मजबूत बना रही थी। फिर जब वो बोली थी उसका लहजा मजबूत था, अटल था, फैसला कुन था। अगर तुम भी मुझसे इसी तरह सच्ची मोहब्बत
करते हो जैन, जिस तरह से मैं तुमसे करती हूँ, तो मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। ये फैसला आसान नहीं है जैन, प्लीज इस जुदाई को मेरे लिए मजीद कठिन मत बनाओ। वो कर्ब से लब बीचती इसे और खुद को जुदाई की सजा सुना रही थी। वो दर्द और गम से निकाल देखता रह गया। वो बेआवाज आंसू बहाती हुई मरियम इसके घर से चली गई, इसकी जिंदगी से चली गई थी। अपने कमरे की बालकनी से इसने आते जाते उसे देखा था। वो सख्त सर्दी में बालकनी में खड़ा था, इसे वहां इसी तरह साकित खड़ी कई घंटे गुजर चुके थे। इसकी पतराई हुई नजरें अपने गेट पर उसी जगह जमी थी जहां से बाहर निकलते इसने उम्मे मरियम को आखिरी बार देखा था। कल शाम के बाद से इसने अपने माँ बाप को नहीं देखा था। कल शाम से मुजान अपने कमरे और शहरिया खान अपनी स्टडीज में बंद थे। वो तो ये भी नहीं जानता था कि मरियम ने इन दोनों से जाकर अपने जाने की बात की है। उसने जाने का कहा होगा तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की होगी। क्या कहा होगा, या वो दोनों भी इसकी तरह कुछ भी नहीं कह पाए होंगे। शायद सैपैर हो चली जब इसने अपने मुलाजिम को भाग कर आते गेट खोलते देखा। गेट से अंदर दाखिल होते वाले शख्स को देखती इसकी आंखों में खून उतर आया था। वो सिकंदर था। इससे इसका सब कुछ छीन लेने के बाद वो यहाँ फिर से मौजूद था। इसे मुलाजिम और सिकंदर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। मुलाजिम इसे वहीं रुकने का कहकर अंदर भागा था। वो जानता था कि वो शहरियार खान को बुलाने गया है। शायद उन्होंने मुलाजिम को कोई हिदायत कर रखी थी कि सिकंदर को घर में दाखिल ना होने दिया जाए, या फिर शायद कल इनके उससे घर से निकालने की तमाम आवाजें मुलाजिम ने सुन ली थी, इसलिए अब आज खुद एहतियात बरत रहे थे। मगर क्या जो शहरियार खान निकल कहा था वो आज भी इस पर करबुत रहेंगे, या आज अपने शहीदों को इन बिखरे हालों में देखकर इनकी पिदराना शफकत जोश मारी गई सिकंदर के तमाम गुनाह माफ करके इसे फिर से गले से लगा लेंगे। वो ऐसा नहीं होने देगा, वो हरगिज़ ऐसा नहीं होने देगा। वो फौरन ही अपने कमरे में आया, वहां से सीधा कमरे की तरफ दरवाजे की तरफ नीचे जा रहा था। इस बेगैर इंसान की हिम्मत कैसे हुई फिर से यहाँ आने की। इसकी वजह से मरियम उसको छोड़ के चली गई। वही शख्स वजह बना था ना जो अब मरियम कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती थी। कैसे बन जाती हुई इस घराने की बहू जहाँ इसके शौहर के बड़े भाई के रूप में इसकी इज्जत का लुटेरा मौजूद था। वो मैं मरियम को यकीन नहीं दिला सका था, इससे ये वादा न कर सका था जिस घर में वो मरियम रहेंगी वहां सिकंदर शेर का वजूद तो क्या इसका नामो निशान ना होगा। मगर अपने बाप से वो यकीन मांगना चाहता था। अपनी मोहब्बत को कर मरियम से जुदा होकर वो इतना निडर हो गया था कि अगर शहरियार खान को सिकंदर के लिए रायत और गुंजाइश निकालता देखता तो फट पड़ता, बाप से लड़ पाता। वो बगैर किसी डर और हिचकिचाहट के नीचे जाता। अगर इसका बाप सिकंदर को घर में दाखिल होने देता तो वो बाप से वो दो बदू बात करने इनसे कहने की सिकंदर के लिए इनका गुस्सा बस एक दिन के लिए था। इतनी आसानी से उन्होंने अपने वलीयत को दिल के हाथों मजबूर होकर वापस घर में दाखिल की इजाजत दे दी। सारी जिंदगी उन्होंने इसमें और सिकंदर में फर्क रखा और आज भी रख रहे हैं। वो गुनाह जो अगर वो करता तो कभी माफ ना किया जाता। शहरियार खान के वलीयत ने किया है तो काबिल माफी भी किया है। वो बाप से कहने जा रहा था कि अगर उन्होंने सिकंदर को घर वापस आने दिया तो वो ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। शहरियार खान फैसला कर ले कि इनके लिए इनका कौन सा बेटा ज्यादा अहम है, वो जिसकी ज्यादती हुई या वो जो गुनहगार है। वो लिविंग का दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो इससे पहले शहरियार खान वहां पहुंच चुके थे। वो सिकंदर के बिल्कुल सामने खड़े थे। वो पीछे ही रुक गया था। क्यों आए हो तुम यहाँ? कि कल मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई थी, इसने अपने बाप को चिल्लाते हुए सुना। मैं बेगुनाह हूँ पापा, इस लड़की का मुझ पर लगाया हर इल्जाम झूठा है। वो एक बद किरदार लड़की है, वो मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने इसको ठुकरा दिया। इस बात का इसने मुझसे इंतकाम लिया है। जैन एक नीच लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने जा रहा था। अब तो वो चली भी गई सिकंदर शहरियार, अब तो मैं से खो भी चुका। अब तो झूठ बोलना इस मासूम पर बहुतान बांधना छोड़ दो। वो तो जा भी चुकी, अपनी सफाई देने यहाँ रुकी तक नहीं। अब क्यों कर रहे हो इसके खिलाफ ये घटिया इल्जाम तराशी? भाई ऐसे तो मुझे तो भाई के नाम से इस रिश्ते से ही नफरत हो गई है। इसके अंदर सख्ती मोहब्बत शिद्दत से रो पड़ी थी। खुद को बचाने के लिए सिकंदर इस मासूम और पाक लड़की पर तोहमत लगाने से भी नहीं डर रहा था। वो शदीद तरीन नफरत के आलम में सिकंदर को झूठ पर झूठ और बकवास पर बकवास करते सुन रहा था। कह चुके तुम? शहरियार खान ने सख्त और बेलचक लहजे में इससे पूछा। इनके चेहरे की सख्ती से इसे ये इत्मीनान मिला था कि वो अपने कल के फैसले पर कायम है। मेरा फैसला आज भी वही है जो कल शाम था। बहुत उम्मीदें वाबस्ता की थी मैंने तुमसे, बहुत ख्वाब देखे थे तुम्हारे लिए, मगर अपनी होने वाली भाभी की इज्जत पर हाथ डालकर तुम मेरी नजरों में हमेशा के लिए गिर चुके हो। सिकंदर, मेरे दिल और मेरे घर में अब तुम्हारी
कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें आग कर चुका हूँ, तुमसे हर ताल्लुक खत्म कर चुका हूँ तुम्हारा। जहाँ दिल चाहता है जाओ, जितना दिल चाहता है रेप करो, जितना दिल चाहता है याशिया करो, मगर अपने पैसे से, अपने बलबूते पर। मैंने सारी जिंदगी उसूलों की बात की। मेरे उसूल ये कहते हैं कि मैं एक रेपिस्ट और रिश्तों की धज्जियां पकड़ने वाले को अपने घर में जगह ना दूं। मेरे उसूल, मेरी खानदानी इज्जत, नजाबत मुझे इस बात की कतन इजाजत नहीं देती कि मैं तुम जैसे बदकिरदार और अय्याश को अपने घर की दहलीज भी पार करने दूं। अगर तुम वाकई मेरा खून हो, जरा सी बेगैरत तुम में बाकी बची है, तो आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना। शहरियार खान हलक के बल पूरी कुव्वत से गरज रहे थे। सिकंदर को अपने सामने देखकर इनका गुस्सा आसमान से बातें कर रहा था। जिंदगी में पहली बार इसका बाप वो कह रहा था जो वो सुनना चाहता था। इसने अपने पीछे लिविंग रूम का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी थी। इसने गर्दन को बांकर देखा। बगैर गरम शाल और बगैर स्लीपर्स के मुझे अंदर से भागती बाहर निकली थी। शायद शेर खान के चिल्लाने की आवाज इन्हें कमरे तक सुनाई दी गई थी। तड़प कर वो रोती हुई नजरअंदाज करके शेर खान और सिकंदर के पास चली गई थी। वो पीछे इसी तरह लगता लग खड़ा था। सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। शेर खान सिकंदर को वहीं खड़ा देखकर गुस्से से दहाड़े थे। शहरियार प्लीज ऐसा मत करिए, सिकंदर की तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को घर से मत निकालें। हम जानने रोते हुए शेर खान से इल्तिजा की थी। माँ के आंसू से तकलीफ पहुंची थी, मगर इससे भी ज्यादा तकलीफ माँ के मुंह से निकली सिकंदर के हिमायत लिए जुमलों से पहुंची थी। जो गलत था, गुनहगार था, इसकी माँ उसकी तरफदारी कर रही थी। वो ज़ारो कतार रो रही थी। शेर खान ने गजब से घूरा था। कोई जरूरत नहीं है एक जाने के लिए, रोने की और इसकी तरफदारी करने की। खबरदार, जो मेरे घर में इस रेपिस्ट के लिए एक आंसू भी बहाया गया, इसकी हिमायत में एक लफ्ज भी बोला गया। उंगली उठाकर वो सिकंदर की तरफ नफरत और हकारत से इशारा कर रहे थे। जिंदगी पे पहली बार अपने बाप की उसूल पसंदी अच्छी लगी थी। ठीक है, इससे गलती हो गई शेरियार, मगर अभी बच्चा है, आप इससे बातचीत बंद कर दी, इस पर सख्ती करने से मारे पीछे हर आसाइश और हर सहूलत इससे वापस ले, मगर प्लीज इसे यूं घर से ना निकाले। मुझे ने रोते हुए सिकंदर को अपने साथ लगा लिया था। वो शरीर खान से इल्तिजा कर रही थी। आमना, मैं तुम्हारी बकवास बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, हटो इस बेखैरत के पास से। कोई तमगा जीत कर नहीं लाए हमारे लिए जो इसे गले लगाए खड़ी हो। शरीर खान इनके ऊपर दहाड़े थे। शहरियार ऐसा मत करें, प्लीज इसे अंदर आने दें। अब तो मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? बीवी हो, बीवी बनकर अपनी औकात में रहो। शरीर खान की आंखों से शोले निकल रहे थे। वो शदीद तरीन इश्तियाल में थी। बीवी के साथ माँ भी तो हूँ, मेरा बच्चा पता नहीं कल सारा दिन कहाँ भटकता रहा है। जरा हालत देखें इसकी। शरीर, इसके जिस्म पर कोई गर्म कपड़ा तक नहीं है। पता नहीं इसने कल से कुछ खाया भी है कि नहीं। पता नहीं मेरा बच्चा कल रात ठंड में कहाँ सोया होगा। अब ये बहुत छोटा है शरीर, 20 साल और 11 माह की उम्र। इतनी सख्त सजा दी जाने वाली उम्र तो नहीं होती। प्लीज इसे अंदर आने दें, इसकी गलती माफ कर दें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मुजान ने ज़ारू कतार होते हुए शरिया खान के सामने हकीकत अपने हाथ जोड़ दी थी। ये इस घर में मेरे जीते जी वापस नहीं आएगा। जब मैं मर जाऊं तब तुम इसे शौक से वापस बुला लेना। शरीर खान सख्त और बेलचक अंदाज में बोले थे। वो गुस्से से मुजान और सिकंदर को देख रहे थे। शरीर खान सख्त और बेलचक अंदाज में बोले, कैसे बाप है आप शरीर, कैसे बाप है आप? इतनी संगदिली, इतनी सख्ती, कोई अपनी औलाद को इतनी सख्त सजा भी दिया करता है, वो भी इतनी कम उम्र में। इसकी इसे गलती को, एक भूल को एक नादानी समझकर माफी तो किया जा सकता है। मुजान रोते हुए शरीर खान से लड़ पड़ी थी। इनकी आवाज कदरे बुलंद हो गई थी। वो सख्त जज्बाती और बरहम नजर आ रही थी। आप किसी और के गुनाहों की सजा मेरे बेटे को क्यों दे रहे हैं? मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, बहुत मासूम है। अपने बाप के गुनाहों की सजा मेरे बेटे को मत दी शहरियार, जो आपके बाप ने किया। जबान बंद करो सलील औरत। शहरियार खान गुस्से में बिल्कुल बेकाबू होते मुजान की तरफ बढ़े थे। मुजान ने उनको उनकी बुरी बात नहीं करनी थी। उन्होंने खींच कर एक थप्पड़ अम्मुजान के मुंह पर मारा। इनके दोनों बेटे वहां मौजूद थे। इस बात की परवाह की बगैर उन्होंने बीवी पर हाथ उठाया था। बिल्कुल पागल और जुनूनी से लग रहे थे। वो अम्मुजान को दूसरा थप्पड़ मारने आगे बढ़े थे, मगर इनके और अम्मुजान के बीच सिकंदर आ गया। वो थप्पड़ जो शहरियार खान अम्मुजान को मारने वाले थे सिकंदर के मुंह पर जा लगा था। गुस्से में बपरे शहरियार खान ने सिकंदर को गजब से देखा था। अम्मुजान को कुछ मत कहें पापा, प्लीज मेरी माँ पर हाथ मत उठाएं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसने देखा कि सिकंदर की आंखों में आंसू थे। वो भर रहा लहजे में ये बात कहकर माँ और बाप के दरमियान से हट गया। वो सर झुकाए गेट से बाहर निकल रहा था। अम्मुजान शहरियार खान का थप्पड़ खाने के बाद बिल्कुल साकित खड़ी थी। वो मुंह पर हाथ रखे सिकंदर को गेट से जाता देख रही थी। शहरियार खान अम्मुजान और सिकंदर को थप्पड़ मारने के बाद भी इसी तरह भिपरे हुई थी। इसने अपने घर में बचपन से बाप की सख्त मिजाजी और हाकमियत देखी थी। माँ को सर झुकाए इनके अहकामात की तकमील करते देखा था, मगर बाप को कभी माँ पर हाथ उठाते या गाली देते नहीं देखा था। वो हमेशा एक सर्द हुक्मिया नजर बीवी पर डालते और वो उनकी हुकूक की तामील कर देती। आज उन्होंने जिंदगी में पहली बार अम्मुजान पर हाथ उठाया था, इन्हें गाली दी थी। इस बेखैरत इंसान की वजह से भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, माँ को जलील और बेइज्जत करवा दिया। बाप ने माँ पर हाथ तक उठा लिया। आखिरी शख्स
चाहता क्या था? क्या ये सिकंदर शहरियार इन सबको तबाह व बर्बाद करके ही इनकी जान छोड़ेगा? बाप के जाओ जलाल और शदीद तरीन इश्तियाल ने इसके पैरों को मुंजमद कर दिया था। वो थप्पड़ खाने के बाद रोती हुई माँ को सारा दिन इनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बहुत सहमा हुआ वो इसी तरह पीछे खड़ा था। मुजाना बिल्कुल खामोश थी, बेआवाज आंसू गिर रहे थे इनकी आंखों से। शहरियार खान इनके ऊपर चिंगाड़ रहे थे, बुलंद आवाज में चिल्ला रहे थे, आज तुमने मेरे सामने आवाज ऊंची की है और मैंने बर्दाश्त किया है। आज के बाद मेरे आगे जबान खोलने की कोशिश की तो उसी वक्त तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। अगर इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से रहना चाहती हो तो अपनी औकात पहचान कर रहो। इस घर में क्या होगा, कौन यहाँ रहेगा, ये फैसला मैं करूंगा। तुम्हारा काम मेरे फैसलों की तामील करना है। अगर ये काम मुश्किल लग रहा है शौक से अपने बाप के घर वापस चली जाओ। तलाकनामा मैं तुम्हें वही भिजवा दूंगा। आखिरी जुमले अदा करते वक्त इनका लहजा बहुत सख्त और सर्द हो गया था। मुजान मुंह पर हाथ रख के एक ठीक शौहर को देख रही ने इनका बेटा वहां मौजूद था। उसे ऐसा लगा था जैसे मुजान का दादाजी का नाम लेना शहरियार खान को इस कदर भड़का गया था। दादाजी का नाम इसने हमेशा अपने घर में इसी तरह लिए जाते सुना था जैसे वो कोई आसमानी मखलूक थे। शहरियार खान इन दोनों भाइयों को इनके दादा की गैर मामूली अच्छाई और खूबियां हमेशा बहुत फखरी अंदाज में सुनाया करते थे। फिर आज मुजान ने दादाजी के मुतालिक इस तरह क्यों कहा था और शहरियार खान इस पर इस तरह क्यों भड़के थे, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। शहरियार खान वहां से पैर पटकते शदीद गुस्से के आलम में चले गए थे। वो भी वहां से बिल्कुल खामोशी से लौट गया था। वो माँ को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, नहीं बताकर कि इनकी तस्वीर इसने भी देखी है। अगरचे कि इसकी माँ इस बदफितरत और बदकिरदार की हिमायत में बोलते हुए इसके बाप के हाथों से बेइज्जत हुई थी, जिससे वो मरते दम तक नफरत करता रहेगा। मगर फिर भी माँ की इस तहकीर, इस बेइज्जती पर इसे शदीद तकलीफ हुई थी, बहुत रंज हुआ था। माँ पर हाथ उठाते और चिल्लाते वक्त से अपने बाप एक आला तालीम याफ्ता मर्द नहीं बल्कि एक जाहिल आदमी लगा था। बीवी की तहरीर करता अपना बाप इसे बहुत घटिया आदमी लगा था। कहीं से भी नहीं लगा था कि इसका बाप हार्वर्ड का फारिग तहसील है, वहां से गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड बैंक में बहुत ऊंचे मर्तबे पर फाइज शख्स है। ऐसा लगा था इसका बाप एक बहुत ही रिवायती जाहिल मर्द है जो बीवी को पैर की जूती से ज्यादा अहमियत नहीं देता।